अकबर बीरबल की कहानी। सबसे बड़ी चीज। एक बार की बात है, बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ मंत्रीगण बीरबल के खिलाफ महाराज अकबर के कान भरने लगे। उनमें से एक कहने लगा, महाराज, आप केवल बीरबल को ही हर जिम्मेदारी देते हैं और हर काम में उन्हीं की सलाह ली जाती है। इसका मतलब यह है कि आप हमें अयोग्य समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। हम भी बीरबल जितने ही योग्य हैं। महाराज को बीरबल बहुत प्रिय थे। वह उनके खिलाफ कुछ नहीं सुनना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मंत्रीगणों को निराश न करने के लिए एक समाधान निकाला। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम सभी से एक प्रश्न का जवाब चाहता हूँ, मगर ध्यान रहे, अगर तुम लोग इसका जवाब न दे पाए तो मैं तुम सबको फांसी की सजा सुना दूंगा। दरबारियों ने झिझक कर महाराज से कहा, ठीक है महाराज, हमें आपकी ये शर्त मंजूर है, लेकिन पहले आप प्रश्न तो पूछिए। महाराज ने कहा, दुनिया की सबसे बड़ी चीज क्या है? यह सवाल सुनकर सभी मंत्रीगण एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। महाराज ने उनकी यह स्थिति देखकर कहा, याद रहे कि इस प्रश्न का उत्तर सटीक होना चाहिए। मुझे कोई भी अटपटा सा जवाब नहीं चाहिए। इसी पर मंत्रीगणों ने राजा से इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांगी। राजा भी इस बात के लिए तैयार हो गए। महल से बाहर निकलकर सभी मंत्रीगण इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने लगे। पहले ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चीज भगवान है, तो दूसरा कहने लगा दुनिया की सबसे बड़ी चीज भूख है। तीसरे ने दोनों के जवाब को नकार दिया और कहा कि भगवान कोई चीज नहीं है और भूख को भी बर्दाश्त किया जा सकता है। इसलिए राजा के प्रश्न का उत्तर इन दोनों में से कोई नहीं है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मोहलत में लिए गए सभी दिन भी गुजर गए। फिर भी राजा द्वारा पूछे गए प्रश्न का जवाब न मिलने पर सभी मंत्रीगणों को अपनी जान की फिक्र सताने लगी। कोई अन्य उपाय न मिलने पर वो सभी बीरबल के पास पहुँचे और उन्हें अपनी पूरी कहानी सुनाई। बीरबल पहले से ही इस बात से परिचित थे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुम्हारी जान बचा सकता हूँ, लेकिन तुम्हें वही करना होगा जैसा मैं कहूँ। सभी बीरबल की बात पर राजी हो गए। अगले ही दिन बीरबल ने एक पालकी का इंतजाम करवाया। उन्होंने दो मंत्रीगणों को पालकी उठाने का काम दिया, तीसरे से अपना हुक्का पकड़वाया, चौथे से अपने जूते उठवाए और स्वयं पालकी में बैठ गए। फिर उन सभी को राजा के महल की ओर चलने का इशारा दिया। जब सभी बीरबल को लेकर दरबार में पहुंचे तो महाराज इस मंजर को देखकर हैरान थे। इससे पहले कि वो बीरबल को कुछ पूछते, बीरबल खुद ही राजा से बोले, महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी चीज गरज होती है। अपनी गरज के कारण ही ये सब मेरी पालकी को उठाकर यहाँ तक ले आए हैं। यह सुनकर महाराज मुस्कुराए बिना न रह सके और सभी मंत्रीगण शर्म के मारे सिर झुकाए खड़े रहे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी की योग्यता से जलना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीख लेकर खुद को भी बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। जोरू का गुलाम। एक बार की बात है, राजा अकबर व बीरबल दरबार में बैठे कुछ अहम मामलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी बीरबल ने अकबर से कहा, मुझे लगता है कि ज्यादातर पुरुष जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डरकर रहते हैं। बीरबल की यह बात राजा को बिल्कुल भी पसंद न आई। उन्होंने इस बात का विरोध किया। इस पर बीरबल भी अपनी बात मनवाने पर अड़ गए। उन्होंने राजा से कहा कि वे अपनी बात को सिद्ध कर सकते हैं, मगर इसके लिए राजा को प्रजा के बीच एक आदेश जारी करवाना होगा। वह आदेश यह था कि जिस पुरुष के अपनी पत्नी से डरने की बात सामने आएगी, उसे दरबार में एक मुर्गी जमा करानी होगी। राजा बीरबल की इस बात पर तैयार हो गए। अगले ही दिन प्रजा के बीच आदेश कराया गया कि अगर यह बात सिद्ध होती है कि कोई पुरुष अपनी पत्नी से डरता है, तो उसे दरबार में आकर बीरबल के पास एक मुर्गी जमा करवानी होगी। फिर क्या था, देखते ही देखते बीरबल के पास ढेरों मुर्गियां इकट्ठा हो गईं और सैकड़ों मुर्गियां महल के बागीचे में घूमने लगी। अब बीरबल राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज, महल में इतनी मुर्गियां इकट्ठा हो गई हैं कि आप एक मुर्गी खाना खोल सकते हैं, इसलिए अब आप इस आदेश को वापस ले सकते हैं। मगर महाराज ने इस बात को गंभीरता से न लिया और महल में मुर्गियों की संख्या धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ने लगी। इतनी अधिक मुर्गियां महल में जमा हो जाने के बाद भी जब राजा अकबर बीरबल की बात से सहमत नहीं हुए, तो बीरबल ने अपनी बात
सिद्ध करने के लिए एक नया उपाय निकाला। एक दिन बीरबल राजा के पास गए और बोले, महाराज, मैंने सुना है कि पड़ोस के राज्य में एक बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी रहती है। अगर आप चाहें तो क्या मैं आपका रिश्ता वहाँ पक्का कराऊं? यह सुनते ही राजा चौंक उठे और बोले, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? महल में पहले से ही 2 महारानियां मौजूद हैं। अगर उन्हें इस बात की भनक भी लगी तो मेरी खैर नहीं। यह सुनकर बीरबल ने तपाक से जवाब दिया, चलिए महाराज, फिर तो आप भी मेरे पास 2 मुर्गियां जमा करा ही दीजिए। राजा बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर शर्मा गए और उन्होंने अपना आदेश उसी वक्त वापस ले लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बातों की चतुराई से हम किसी भी बात को मनवा सकते हैं। जरूरत है तो बस बीरबल की तरह चतुराई से अपना पक्ष रखने की। दोस्तों, आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कृपया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। घोड़े की कहानी। एक शाम राजा अकबर अपने प्रिय बीरबल के साथ अपने शाही बागीचे की सैर के लिए निकले। वह बागीचा बहुत ही शानदार था। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी और फूलों की भीनी भीनी खुशबू वातावरण को और भी खूबसूरत बना रही थी। ऐसे में राजा को न जाने क्या सूझा कि उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, हमारा मन है कि इस हरे भरे बागीचे में हम हरे घोड़े पर बैठकर घूमें। इसलिए मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम 7 दिनों के अंदर हमारे लिए एक हरे घोड़े का इंतजाम करो। वहीं अगर तुम इस आदेश को पूरा करने में असफल रहते हो तो तुम मुझे कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाना। इस बात से राजा व बीरबल दोनों वाकिफ थे कि आज तक की दुनिया में हरे रंग का घोड़ा नहीं हुआ है। फिर भी राजा चाहते थे कि बीरबल किसी बात में अपनी हार स्वीकार करें। इसी कारण उन्होंने बीरबल को ऐसा आदेश दिया। मगर बीरबल भी बहुत चालाक थे। वो भली भांति जानते थे कि राजा उनसे क्या चाहते हैं। इसलिए वो भी घोड़ा ढूंढने का बहाना करके 7 दिनों तक इधर उधर घूमते रहे। 8वें दिन बीरबल दरबार में राजा के सामने पहुंचे और बोले, महाराज, आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने आपके लिए हरे घोड़े का इंतजाम कर लिया है, मगर उसके मालिक की 2 शर्तें हैं। राजा ने उत्सुकता से दोनों शर्तों के बारे में पूछा। तब बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि उस हरे घोड़े को लाने के लिए आपको स्वयं जाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने दूसरी शर्त के बारे में पूछा। तब बीरबल ने कहा, घोड़े के मालिक की दूसरी शर्त यह है, आपको घोड़ा लेने जाने के लिए सप्ताह के 7 दिन के अलावा कोई और दिन चुनना होगा। यह सुन राजा हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। तब बीरबल ने बड़ी सहजता से जवाब दिया, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि हरे रंग के खास घोड़े को लाने के लिए उसकी यह खास शर्तें तो माननी ही होगी। राजा अकबर बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर खुश हो गए और मान गए कि बीरबल से उसकी हार मनवाना वाकई में बहुत मुश्किल काम है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही सूझबूझ और समझदारी के साथ नामुमकिन लगने वाले काम को भी आसानी से किया जा सकता है। खाने के बाद लेटना। दोपहर का समय था। राजा अकबर अपने दरबार में बैठे कुछ सोच रहे थे। अचानक उन्हें बीरबल की कही हुई एक बात याद आ गई। उन्हें याद आया कि एक बार बीरबल ने उन्हें एक कहावत सुनाई थी जो कुछ इस तरह से थी, खाने के बाद लेटना और मारने के बाद भागना एक सयाने मनुष्य की निशानी होती है। राजा सोचने लगे, अभी दोपहर का समय है, यकीनन बीरबल खाने के बाद सोने की तैयारी में होगा। चलो आज उसकी बात को गलत साबित किया जाए। यह सोचकर उन्होंने एक सेवक को आदेश दिया कि इसी वक्त बीरबल को दरबार में उपस्थित होने का संदेश दिया जाए। बीरबल अभी खाना खाकर बैठे ही थे कि सेवक राजा का आदेश लेकर बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल आदेश के पीछे छिपे राजा की मनसा भली भांति समझ गए। उन्होंने सेवक से कहा, तुम थोड़ी देर रुको, मैं कपड़े बदलकर तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। अंदर जाकर बीरबल ने अपने लिए एक तंग पजामा चुना। पजामा तंग था तो उसे पहनने के लिए उन्हें बिस्तर पर लेटना पड़ा। पजामे को पहनने का बहाना कर वे थोड़ी देर बिस्तर पर ही लेटे रहे और फिर सेवक के साथ दरबार की ओर चल दिए। दरबार में राजा बीरबल की ही राह देख रहे थे। उनके वहां पहुंचते ही राजा ने पूछा, क्यों बीरबल, आज खाने के बाद लेटे थे या नहीं? बीरबल ने जवाब दिया, जी महाराज, जरूर लेटा था। यह सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे आदेश का सम्मान नहीं किया।
तुम उसी समय मेरे सामने क्यों उपस्थित नहीं हुए? इसके लिए मैं तुम्हें सजा देता हूँ। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, ये सच है कि मैं थोड़ी देर लेटा था, लेकिन मैंने आपके आदेश की अवहेलना नहीं की है। आपको मुझ पर यकीन न हो तो आप सेवक से इस बारे में पूछ सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि मुझे उस तंग पजामे को पहनने के लिए बिस्तर पर लेटना पड़ा था। बीरबल की इस बात को सुनकर अकबर हंसे बिना नहीं रह सके और उन्होंने बीरबल को दरबार से जाने दिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति को भांपते हुए हमारे द्वारा उठाया गया एक कदम हमें अनेक मुसीबतों से बचा सकता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जब बीरबल बच्चा बना। एक बार की बात है, बीरबल को दरबार आने में देर हो गई। राजा अकबर बेसब्री से बीरबल का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही बीरबल दरबार में पहुंचे, अकबर ने उनसे देरी का कारण पूछा। बीरबल कहने लगे, आज जब वह घर से निकल रहे थे तो उनके छोटे छोटे बच्चों ने उन्हें रोक दिया और कहीं न जाने की जिद करने लगे। किसी तरह बच्चों को समझा बुझाकर निकलने में ही देरी हो गई। राजा को बीरबल की इन बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि बीरबल देर से आने का झूठा बहाना बना रहे हैं। उन्होंने बीरबल को कहा कि बच्चों को मनाना इतना भी कठिन काम नहीं है। अगर वे न माने तो थोड़ा डांट डपट कर उन्हें शांत किया जा सकता है। वहीं बीरबल इस बात से परिचित थे कि बच्चों के मासूम सवालों और जिद को पूरा कर पाना बेहद मुश्किल होता है। जब अकबर इस बात से संतुष्ट न हुए तो बीरबल को एक उपाय सूझा। उन्होंने राजा के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वह इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि छोटे बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसके लिए उन्हें एक छोटे बच्चे के जैसा व्यवहार करना होगा। वह राजा को उन्हें समझाना होगा। राजा इस शर्त के लिए तैयार हो गए। अगले ही पल बीरबल एक बच्चे के जैसे चिल्लाने और रोने लगे। राजा ने उन्हें मनाने के बाद उन्हें अपनी गोद में उठा लिया। बीरबल गोद में बैठकर राजा की लंबी लंबी मूंछों से खेलने लगे। कभी वे बच्चों की तरह मुंह बिगाड़ते तो कभी मूंछों को खींचने लगते। अभी तक राजा को कोई आपत्ति नहीं हो रही। जब बीरबल मूंछों से खेलकर थक गए तो गन्ना खाने की जिद करने लगे। राजा ने बच्चा बने बीरबल के लिए गन्ना लाने का आदेश दिया। जब गन्ना लाया गया तो बीरबल ने नई जिद पकड़ ली कि उन्हें छिला हुआ गन्ना चाहिए। एक सेवक द्वारा गन्ने को छिलाया गया। अब बीरबल जोर जोर से चीखने लगे कि उन्हें गन्ना छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ ही चाहिए। उनकी जिद को पूरा करने के लिए गन्नों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया। जब राजा ने इन टुकड़ों को बीरबल को खाने के लिए दिया तो बीरबल ने उन टुकड़ों को जमीन पर फेंक दिया। राजा को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। उन्होंने गुस्से में बीरबल से पूछा, तुमने गन्ने को नीचे क्यों फेंका? चुपचाप से इसे खा लो। डांट सुनकर बीरबल अब और भी जोर से रोने व चीखने लगे। अकबर ने प्यार से पूछा, कहो बीरबल, तुम क्यों रो रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे अब छोटा नहीं एक बड़ा गन्ना चाहिए। अकबर ने उन्हें एक बड़ा गन्ना लाकर दिया, लेकिन बीरबल ने उस बड़े गन्ने को हाथ तक नहीं लगाया। अब राजा अकबर का गुस्सा बढ़ रहा था। उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम्हारी जिद के अनुसार तुम्हें बड़ा गन्ना लाकर दिया गया है, तुम इसे न खाकर रो क्यों रहे हो? बीरबल ने जवाब दिया, मुझे इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा गन्ना खाना है। राजा ने बीरबल की इस जिद को सुनकर अपना सिर पकड़ लिया और अपनी जगह जाकर बैठ गए। उन्हें परेशान देखकर बीरबल ने बच्चा बनने का नाटक खत्म किया और राजा के समक्ष गए। उन्होंने राजा से पूछा, क्या अब आप इस बात से सहमत हैं कि बच्चों को समझाना यकीनन एक मुश्किल काम है? राजा ने हाँ में सिर हिलाया और बीरबल को देख मुस्कुराने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बच्चे बहुत मासूम होते हैं। अक्सर हम उनके नादान सवालों का जवाब नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी उन्हें प्यार से समझाकर व अनेक उदाहरण देकर उनकी जिद व जिज्ञासा को शांत कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर बिस्तर से ही अपने सेवकों को पानी लाने का आदेश दे रहे थे। उसी समय बादशाह के कमरे के पास से कूड़ा साफ करने वाला सेवक गुजर रहा था। उसने जब देखा कि अकबर को प्यास लगी है लेकिन उनके पास कोई सेवक नहीं है तो वो खुद ही बादशाह के लिए पानी ले गया। उस कूड़ा उठाने वाले सेवक को पानी लिए अपने कमरे में खड़ा देख
अकबर चौंक गए, लेकिन उन्हें प्यास बहुत लगी थी। ऐसे में बिना ज्यादा सोचे समझे अकबर ने उसका लाया हुआ गिलास पकड़ा और पानी पी लिया। उसी वक्त अकबर के कुछ खास कार्यकर्ता उनके कमरे में पहुंचे। उन्होंने कूड़ा उठाने वाले सेवक को वहां देखते ही उसे कमरे से तुरंत बाहर जाने के लिए कहा। फिर उन्होंने कुछ देर बादशाह से बात की और फिर उनके कमरे से चले गए। तभी कुछ देर बाद बादशाह का पेट खराब होने लगा। जैसे जैसे दिन ढलता गया उनकी तबीयत और बिगड़ गई। बादशाह की ऐसी हालत देखकर बड़े से बड़ा हकीम बुलवाया गया, लेकिन दवाई लेने के बाद भी उनकी तबीयत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा था। तभी राज वैद्य ने बादशाह को ज्योतिष बुलवाने का सुझाव देते हुए कहा, बादशाह, लगता है आप पर मनहूस इंसान का साया पड़ गया है। राज्य वैद्य की बात का मान रखते हुए अकबर ने ज्योतिष का बुलाने का आदेश दिया। तभी अकबर के मन में हुआ, किसी मनहूस की परछाई तो मुझ पर नहीं पड़ी, बस कूड़ा साफ करने वाले को लाया हुआ पानी मैंने पिया था। यह सोचते उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले कर्मचारी को सजाए मौत सुना दी। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाहियों ने उस नौकर को जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद बादशाह के इस आदेश के बारे में बीरबल को पता चला। वो तुरंत उस कर्मचारी के पास पहुंचे और कहा कि तुम चिंता मत करना, मैं किसी न किसी तरकीब से तुम्हें बचा ही लूंगा। इतना कहकर बीरबल तुरंत बादशाह अकबर के पास पहुंचे। बीरबल ने बादशाह से पूछा, आपको क्या हुआ है, कैसे इतना बीमार पड़ गए? जवाब में अकबर बोले, बीरबल, एक मनहूस इंसान की छाया मुझ पर पड़ गई और मैं बीमार हो गया। बादशाह का जवाब सुनते ही बीरबल उन्हीं के सामने हंसने लगे। यह देखकर अकबर को बहुत खराब लगा। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम मेरी बीमारी का मजाक उड़ा रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं बादशाह, मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर मैं आपके सामने उस कूड़ा उठाने वाले कर्मचारी से भी बड़ा मनहूस ले आऊं तो क्या आप नौकर की सजा माफ कर दोगे? अकबर ने पूछा, उससे भी बड़ा मनहूस कोई और हो सकता है क्या? चलो, तुम किसी बड़े मनहूस को ले आते हो तो मैं उसको मुक्त कर दूंगा। तभी तपाक से बीरबल बोल पड़े, महाराज, उनसे बड़े मनहूस आप स्वयं ही हैं। उस मामूली नौकर ने तो बस आपकी प्यास बुझाने के लिए आपको पानी दिया, लेकिन आपको लग रहा है कि उसके कारण आपकी तबीयत खराब हो गई। उस बेचारे नौकर का तो सोचिए, वो तो आपको पानी पिलाने की वजह से जेल में पहुंच गया। सुबह सुबह आपको देखने की वजह से उसका दिन तो छोड़िए, पूरा जीवन बर्बाद हो गया। अब कुछ देर में उसे मौत की सजा मिल जाएगी। अब आप ही बताइए, तबीयत खराब होना बड़ी मनहूसियत होती है या मौत की सजा मिलना बड़ी मनहूसियत होती है? आगे बीरबल बोले, अब आप खुद को मौत की सजा मत देना, क्योंकि आप हम सभी के बादशाह हैं और हमें जान से भी ज्यादा प्यारे हैं। बीरबल की ऐसी बुद्धिमत्ता वाली बातें सुनकर बीमार अकबर जोर से हंस पड़े। उन्होंने तुरंत ही सिपाहियों को पूरा कचरा उठाने वाले उस नौकर को जेल से रिहा करने का आदेश दिया, साथ ही साथ उसकी मौत की सजा को भी माफ कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी की भी बातों पर आकर फैसला नहीं लेना चाहिए और अंधविश्वासी तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बादशाह अकबर कामकाज के अलावा भी कई चीजों के बारे में बीरबल से बातचीत किया करते थे। ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार तुम्हारे हिसाब से कौन सा होता है? इस बात के जवाब में बीरबल ने कहा कि संसार में आत्मविश्वास से बड़ा हथियार कुछ और नहीं हो सकता। यह बात अकबर के समझ में नहीं आई, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके मन में हुआ कि समय आने पर इस बात की परख की जाएगी। कुछ दिनों बाद राज्य में एक हाथी बेकाबू हो गया। पता करने पर समझ आया कि वो पागल हो गया है। उसे कर्मचारियों ने जंजीरों से जकड़ लिया था। इसकी खबर जैसे ही बादशाह को पहुंची तो उन्होंने सीधे महावत से कहा कि जब भी तुम्हें बीरबल आता दिखे तो हाथी की जंजीरों को खोल देना। यह सुनकर महावत हैरान हो गया, लेकिन बादशाह का आदेश था इसलिए सिर झुकाकर चला गया। अब अकबर ने बीरबल को महावत के पास जाने के लिए कहा। महावत ने भी बादशाह के आदेश का पालन करते हुए बीरबल को आते देख हाथी को जंजीरों से मुक्त कर दिया। बीरबल को इस बात की खबर नहीं थी, इसलिए वो आराम से चल रहे थे। तभी उनकी नज़र चिंघाड़ते हुए हाथी पर पड़ी। जैसे ही उन्होंने देखा कि हाथी उनकी तरफ आ रहा है, वो कुछ समझ नहीं पाए। कुछ ही देर में उनके दिमाग में हुआ कि बादशाह ने मेरी आत्मविश्वास वाली बात को परखने के लिए ही इस हाथी को मेरे पीछे छोड़ने का आदेश दिया होगा।
अब बीरबल इधर उधर भागने की सोच रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया। सामने से हाथी आ रहा था और अगल बगल में भागकर जाने की जगह नहीं थी। इतने में हाथी बीरबल के काफी करीब पहुंच गया। तभी बीरबल ने सामने एक कुत्ते को देखा और उसे टांगों से पकड़कर हाथी की तरफ फेंक दिया। कुत्ता चीखते हुए हाथी से टकराया। उसकी ऐसी चीखें सुनकर हाथी वापस उल्टी दिशा में भागने लगा। कुछ ही देर में इसके बारे में बादशाह अकबर को जानकारी हुई। तब जाकर उन्होंने माना कि आत्मविश्वास ही मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बीरबल की बुद्धि और समस्या को भांप लेने की कला के कारण बादशाह उन्हें खूब पसंद करते थे। इसी कारण से दूसरे लोग बीरबल से उतना ही जलते थे। इन जलने वालों में से एक अकबर का साला भी था। वो हमेशा ही बीरबल को मिला हुआ खास स्थान लेना चाहता था। बादशाह जानते थे कि बीरबल जैसा कोई और नहीं हो सकता। वो अपने साले को भी ये बात समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन उनका साला हमेशा कहता था कि वो भी काफी बुद्धिमान है। इन सब बातों के कारण एक बार बादशाह के मन में हुआ कि अब ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे कुछ कारी देकर ही समझाना पड़ेगा। तभी अकबर ने अपने साले से कहा कि तुम अपने दिमाग और सूझबूझ से इस कोयले की बोरी को सबसे ज्यादा लालची सेठ दमड़ी लाल को बेचकर आओ। अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें तुरंत बीरबल की जगह दे दूंगा। यह बात सुनकर अकबर का साला हैरान हुआ, लेकिन उसे बीरबल की जगह चाहिए थी। इसी सोच के साथ वो कोयले की बोरी लेकर सेठ के पास पहुंच गया। सेठ ऐसे ही किसी की भी बातों में आने वाला नहीं था, इसलिए उसने उसे खरीदने से मना कर दिया। अब अपना उदास चेहरा लेकर अकबर का साला महल लौट आया। उसने कहा कि मैं इसे नहीं बेच पाया। इतना सुनते ही बादशाह ने बीरबल को अपने पास बुलाया। उन्होंने अपने साले के सामने बीरबल से कहा कि तुम्हें सेठ दमड़ी लाल को यह कोयले की बोरी बेचनी है। बादशाह का आदेश मिलने पर बीरबल ने कहा, आप एक बोरी बेचने के लिए कह रहे हैं, मैं उस सेठ को एक कोयले का टुकड़ा ही 10,000 में बेच सकता हूँ। यह बात सुनकर अकबर का साला दंग रह गया। अकबर ने कहा कि ठीक है, तुम एक ही कोयले का टुकड़ा बेचाओ। बादशाह का आदेश मिलते ही एक कोयले का टुकड़ा उठाकर बीरबल वहां से चले गए। उन्होंने सबसे पहले एक मलमल के कपड़े का कुर्ता अपने लिए सिलवाया, फिर उसे पहनकर अपने गले में हीरे मोती की मालाएं डाल ली और महंगे दिखने वाले जूते भी पहन लिए। इतना सब करने के बाद बीरबल ने उस कोयले के टुकड़े को सुरमा यानी कि काजल की तरह बारीक पीसकर एक कांच की डिब्बी में डलवा दिया। इसी वेश में वो महल के मेहमान घर में आ गए। इसी वेशभूषा में बीरबल मेहमान घर में आ गए। फिर बीरबल ने एक इश्तिहार दिया। बगदाद से एक जाने माने शेख पहुंचे हैं जो जादुई सूरमा बेचते हैं। सूरमे की खासियत में बीरबल ने लिखवाया कि इसे लगाने वाले अपने पूर्वजों को देख सकता है। यदि पूर्वजों ने कोई धन छुपा कर रखा है तो वो उसका पता भी बता देंगे। इस इश्तिहार के सामने आते ही पूरे नगर में चमत्कारी सूरमे की बात होने लगी। सेठ दमड़ी लाल तक भी यह बात पहुंच गई। उसके मन में हुआ, जरूर मेरे पूर्वज ने धन गाड़ रखा होगा, मुझे तुरंत शेख से संपर्क करना चाहिए। इतना सोचकर दमड़ी लाल शेख बने बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने जानबूझकर उन्हें पहचाना नहीं। सेठ ने शेख से कहा कि मुझे सूरमे की डिब्बी चाहिए। शेख ने जवाब दिया, बिल्कुल लीजिए, लेकिन एक डिब्बी की कीमत 10,000 रुपये है। सेठ काफी चालाक था। उसने शेख से कहा कि मैं पहले सूरमा आंखों पर लगाना चाहता हूँ, उसके बाद पूर्वजों के दिखने पर ही मैं 10,000 रुपये दूंगा। शेख बने बीरबल ने कहा कि ठीक है, आपको ऐसा करने की इजाजत है, बस आपको सूरमे की जांच करने के लिए चौराहे पर चलना होगा। चमत्कारी सूरमे का करिश्मा देखने के लिए वहां लोगों की भीड़ लग गई। तब बीरबल बने शेख जोर जोर से कहने लगे, इस चमत्कारी सूरमे को सेठ जी लगाएंगे। अगर ये सेठ अपने माता पिता की ही औलाद हैं तो इन्हें सूरमा लगाते ही तुरंत पूर्वज नजर आ जाएंगे। पूर्वज नहीं दिखे तो मतलब यह होगा कि वो अपने माता पिता की औलाद नहीं है। असली औलाद को ही यह सूरमा लगाने पर अपने पूर्वज नजर आते हैं। यह सब कहने के बाद
शेख ने सेठ के आंखों पर सुरमा लगा दिया और कहा कि आंखें बंद कर लो। सेठ ने आंखें बंद तो की, लेकिन उन्हें कोई भी नहीं दिखा। अब सेठ के मन में हुआ कि अगर मैंने कह दिया कि मुझे कोई नहीं दिखा तो भारी अपमान हो जाएगा। इज्जत को बनाए रखने के लिए सेठ ने आंख खोली और कहा, हाँ, मुझे अपने पूर्वज दिख गए। इसके बाद गुस्से में लाल सेठ ने बीरबल के हाथ में 10,000 रुपये थमा दिए। अब खुश होते हुए बीरबल महल चले गए। उन्होंने कहा कि लीजिए बादशाह, एक कोयले के 10,000 रुपये, और सारा किस्सा सुना दिया। यह देखते ही बादशाह का साला मुंह बनाकर महल से चला गया। उसके जाने के बाद उसने कभी भी बीरबल की जगह लेने की बात को लेकर अकबर से कोई बहस नहीं की। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और अपनी काबिलियत को साबित करने के लिए बुद्धि का उपयोग करना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। बीरबल की सूझबूझ और हाजिर जवाबी से बादशाह बहुत खुश रहते थे। बीरबल किसी भी समस्या का हल चुटकियों में निकाल देते थे। एक दिन बीरबल की चतुराई से खुश होकर बादशाह अकबर ने उन्हें इनाम देने की घोषणा कर दी। काफी समय बीत गया और बादशाह इस घोषणा के बारे में भूल गए। उधर बीरबल इनाम के इंतजार में कब से बैठे थे। बीरबल इस उलझन में थे कि वो बादशाह अकबर को इनाम की बात कैसे याद दिलाएं। एक शाम बादशाह अकबर यमुना नदी के किनारे सैर का आनंद उठा रहे थे कि उन्हें वहां एक ऊंट घूमता हुआ दिखाई दिया। ऊंट की गर्दन देख राजा ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम जानते हो कि ऊंट की गर्दन मुड़ी हुई क्यों होती है? बादशाह अकबर का सवाल सुनते ही बीरबल को उन्हें इनाम की बात याद दिलाने का मौका मिल गया। बीरबल ने झट से उत्तर दिया, महाराज, दरअसल यह ऊंट किसी से किया हुआ अपना वादा भूल गया था, तब से इसकी गर्दन ऐसी ही है। बीरबल ने आगे कहा, लोगों का यह मानना है कि जो भी व्यक्ति अपना किया हुआ वादा भूल जाता है उसकी गर्दन इसी तरह मुड़ जाती है। बीरबल की बात सुनकर बादशाह हैरान हो गए और उन्हें बीरबल से किया हुआ अपना वादा याद आ गया। उन्होंने बीरबल से जल्दी महल चलने को कहा। महल पहुंचते ही बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया और उससे पूछा, मेरी गर्दन ऊंट की तरह तो नहीं हो जाएगी ना? बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं महाराज। यह सुनकर बादशाह ठहाके लगाकर हंस दिए। इस तरह बीरबल ने बादशाह अकबर को नाराज किए बगैर उन्हें अपना किया हुआ वादा याद दिलाया और अपना इनाम लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी से किया हुआ अपना वादा पूरा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। एक बार शहंशाह अकबर अपने साथ बीरबल को शिकार पर ले गए। उनके साथ सेना की एक टुकड़ी और कुछ सेवक भी थे। शिकार करके कुछ एक दिनों में अकबर लौटने लगे। तभी रास्ते पर एक गांव को देखकर बादशाह के मन में उसके बारे में जानने की इच्छा जागी। उन्होंने तुरंत अपने साथ आए बीरबल से पूछा कि क्या तुम इस गांव के बारे में जानते हो बीरबल? मुझे इस जगह के बारे में जानना है। बीरबल ने जवाब दिया, शहंशाह, मुझे भी इस गांव के बारे में कुछ नहीं पता है। अपने राज्य के इस गांव की तरफ मैं भी पहली बार ही आया हूँ। आप यहाँ के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं किसी से पूछकर बताता हूँ। तभी बीरबल की नज़र एक आदमी पर पड़ी। उन्होंने उसे अपने पास बुलाकर पूछा, भाई, क्या तुम इस गांव के रहने वाले हो? अगर हाँ तो इस गांव के बारे में मुझे सब कुछ बता दो। यहाँ सब तो बढ़िया चल रहा है ना? वो आदमी बीरबल के सवालों का जवाब दे ही रहा था कि उसकी नज़र बादशाह पर गई। उसने उन्हें पहचान लिया। फिर बोला कि साहब, आप लोगों के राज में यहाँ कुछ खराब कैसे हो सकता है? यहाँ सब कुछ बढ़िया है। तब बादशाह ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस व्यक्ति ने जवाब में कहा, मेरा नाम गंगा है। बादशाह फिर बोले, पिता का नाम क्या है? जवाब मिला, जमुना। इतना सुनकर बादशाह ने पूछा, फिर तो जरूर तुम्हारी माँ का नाम सरस्वती होगा। उसने कहा, नहीं हुजूर, मेरी माँ का नाम नर्मदा है। इन सभी बातों को सुनकर बीरबल को हंसी आ गई और उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, बादशाह, अब यहाँ से आगे बढ़ना सही नहीं है। यहाँ सारी नदियाँ हैं, आपके पास नाव भी नहीं है,
तो आगे मत जाइए। आगे बढ़ने के लिए नाव का होना तो जरूरी है, नहीं तो डूबने का डर बना रहेगा और यहाँ ज़्यादा देर तक रुके तो सब कुछ बह जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह को भी जोर से हंसी आ गई। वो व्यक्ति भी बीरबल का मजाक सुनकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हर दम व्यक्ति को गंभीर रहने की जरूरत नहीं है, हंसी मजाक करना भी उतना ही जरूरी है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बादशाह अकबर को शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। शिकार करते करते वो इतने आगे चले गए कि वो अपने दल से छूट गए। उनके साथ बस कुछ ही सैनिक रह गए थे। अब शाम होने को थी और सूरज ढलने वाला था। साथ ही अकबर और उनके साथ के सैनिकों को भूख भी सताने लगी थी। काफी दूर निकल आने पर बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं। वहाँ आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा था जिससे रास्ते के बारे में पूछा जा सकता था। थोड़ी दूर और चलने पर उन्हें 3 रास्ता नजर आया। बादशाह को यह देखकर थोड़ी खुशी हुई कि चलो इनमें से कोई न कोई रास्ता राजधानी तक तो जाता ही होगा। लेकिन सभी इस उलझन में थे कि किस रास्ते पर चला जाए। तभी सैनिकों की नजर सड़क के किनारे खड़े छोटे से लड़के पर पड़ी। वह लड़का बड़ी हैरानी से महाराज के घोड़े और सैनिकों के हथियारों को देख रहा था। सैनिकों ने उस बालक को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, ए लड़के, इनमें से कौन सा रास्ता आगरा जाता है? यह बात सुनकर वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगा। यह देखकर राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उन्होंने शांत भाव से उससे उसकी हंसी का कारण पूछा। लड़के ने जवाब दिया, यह रास्ता चल नहीं सकता तो यह आगरा कैसे जाएगा? आगरा पहुंचने के लिए तो आपको खुद चलना पड़ेगा। महाराज उस लड़के की सूझबूझ को देखकर चकित रह गए। उन्होंने प्रसन्न होकर उस बच्चे का नाम पूछा। लड़के ने जवाब में अपना नाम महेश दास बताया। महाराज ने उसे इनाम में सोने की अंगूठी दी और दरबार में आने का न्योता दिया। इसके बाद बादशाह अकबर ने लड़के से पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो किस रास्ते पर चलने से मैं आगरा पहुंच जाऊंगा? लड़के ने बड़ी ही शालीनता से सही रास्ता बताया और महाराज अपने सैनिकों के साथ आगरा की ओर चल पड़े। यही लड़का बड़ा होकर बीरबल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक कहलाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज्ञान और सूझबूझ का सम्मान करना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बादशाह अकबर और बीरबल हमेशा की तरह एक दिन बैठकर अपनी प्रजा के बारे में बात कर रहे थे। बातों ही बातों में बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हें पता है कि हमारी प्रजा बेहद ईमानदार है? इसका जवाब बीरबल ने यह कहते हुए दिया कि बादशाह सलामत, किसी भी राज्य में लोग पूरी तरह से ईमानदार नहीं होते हैं, सारा जग ही बेईमान है। बादशाह को बीरबल की यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, मैं एकदम सत्य कह रहा हूँ। आप चाहो तो मैं अपनी बात अभी साबित कर सकता हूँ। इतना आत्मविश्वास देखकर बादशाह बोले, ठीक है, जाओ, तुम अपनी बात को सच साबित करके दिखाओ। बादशाह अकबर से इजाज़त मिलते ही बीरबल पूरी प्रजा की बेईमानी बाहर लाने के लिए तरकीब सोचने लगा। उसके मन में हुआ कि लोग खुलकर बेईमानी नहीं करते हैं, इसलिए कुछ अलग करना होगा। यह सोचते ही उन्होंने पूरे राज्य में यह ऐलान करा दिया कि बादशाह एक बड़ा सा भोज करना चाह रहे हैं। उसके लिए वो चाहते हैं कि पूरी जनता अपना योगदान दे। बस आप लोगों को ज़्यादा कुछ नहीं, 1 लोटा दूध पतीले में डालना होगा और इतना ही प्रजा की तरफ से काफ़ी है। इस बात का ऐलान करवाने के बाद जगह जगह पर 1-2 बड़े बड़े पतीले रखवा दिए गए। इतना बड़ा पतीला और राज्य की जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए उसमें लोगों ने शुद्ध दूध डालने की बजाय पानी मिला हुआ दूध डाला। किसी किसी ने तो सिर्फ पानी ही डाल दिया। हर किसी के मन में यही होता था कि सामने वाले ने तो दूध ही डाला होगा, अगर मैं पानी या पानी मिला हुआ दूध डाल दूंगा तो क्या ही हो जाएगा। शाम तक पतीलों में दूध इकट्ठा हो गया। बीरबल अपने साथ बादशाह अकबर और कुछ रसोइयों को उन जगहों पर ले गए जहां पतीले रखे गए थे। बादशाह ने जिस भी पतीले में देखा तो दूध नहीं, सिर्फ सफ़ेद पानी दिखा।
रसोइयों ने भी कहा कि महाराज, ये दूध नहीं है, ये सारा पानी ही है। इसमें मुश्किल से आधे से 1 लोटा दूध होगा, जिसकी वजह से इसका रंग हल्का सफ़ेद है, वरना ये पानी से ज़्यादा कुछ भी नहीं। इन सारी चीज़ों को देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए। उनके मन में हुआ कि मैं तो सबको ईमानदार समझता था, लेकिन बीरबल की ही बात सच निकली। उन्होंने बीरबल को कहा कि तुम ठीक ही कहते हो, मुझे हकीकत समझ आ गई है। इतना कहते हुए बादशाह, बीरबल और रसोइये वापस महल आ गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी पर भी अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए। मौका मिलने पर लोग बेईमानी करने से चूकते नहीं हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि की परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे टैक्स वसूलने का अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा और तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास 1-2 व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थी, इसलिए उस पर ज़्यादा किसी ने ध्यान नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने के आरोप भी उस अधिकारी पर लगने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा, इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिल पाए। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाए। फिर अकबर ने मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठवाने के काम में ये क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़े की देखभाल करने वालों से कह दिया, तुम लोग घोड़ों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद तौलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह से उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोगों ने देना शुरू कर दिया। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुँच गई। उन्होंने मुंशी को सीधे यमुना की लहरें गिनने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह के मन में हुआ, अब यहाँ तो कोई बेईमानी यह कर नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में जैसे ही वो व्यक्ति यमुना किनारे पहुंचा तो वहां भी उसने अपना दिमाग दौड़ा लिया। वो नाव से सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता, मैं लहरें गिन रहा हूँ, ऐसे में तुम लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज ऐसी ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपये की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने बाद यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तभी अकबर ने एक लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को रोको मत, जाने दो। वह व्यक्ति चतुर था, उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नावों को रोको मत जाने दो कर दिया। इसी तरह हेरफेर करने के बाद उसने अकबर का आदेश वहां टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि यह आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में भी हुआ कि मुझे उसे पहली गलती में ही कठोर दंड देना चाहिए था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि दुष्ट अपनी दुष्टता, बेईमान अपनी बेईमानी कहीं भी जाने पर नहीं छोड़ता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। और थैंक यू सो मच, आप लोग मेरी वीडियो को पसंद करते हैं और उसे देख। सोने का खेत। अकबर के महल में कई कीमती सजावट वस्तुएं थी, लेकिन एक गुलदस्ते से अकबर को खास लगाव था। इस गुलदस्ते को अकबर हमेशा अपनी पलंग के पास रखवाते थे। एक दिन अचानक महाराज अकबर का कमरा साफ करते हुए उनके सेवक से वह गुलदस्ता टूट गया। सेवक ने घबराकर उस गुलदस्ते को जोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। हारकर उसने टूटा गुलदस्ता कूड़ेदान में फेंक दिया और दुआ करने लगा कि राजा को इसके बारे में कुछ पता न चले। कुछ देर बाद महाराज अकबर जब महल लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका प्रिय गुलदस्ता अपनी जगह पर नहीं है। राजा ने सेवक से उस गुलदस्ते के बारे में पूछा तो सेवक डर के मारे
कांपने लगा। सेवक को जल्दी में कोई अच्छा बहाना नहीं सूझा तो उसने कहा, महाराज, उस गुलदस्ते को मैं अपने घर ले गया हूँ ताकि अच्छे से साफ कर सकूं। यह सुनते ही अकबर बोले, मुझे तुरंत वो गुलदस्ता ला कर दो। अब सेवक के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। सेवक ने महाराज अकबर को सच बता दिया कि वो गुलदस्ता टूट चुका है। यह सुनकर राजा आग बबूला हो गए। क्रोध में राजा ने उस सेवक को फांसी की सजा सुना दी। राजा ने कहा, झूठ मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। जब गुलदस्ता टूट ही गया था तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी। अगले दिन इस घटना के बारे में जब सभा में जिक्र हुआ तो बीरबल ने इस बात का विरोध किया। बीरबल बोले कि झूठ हर व्यक्ति कभी न कभी बोलता ही है। किसी के झूठ बोलने से अगर कुछ बुरा या गलत नहीं होता तो झूठ बोलना गलत नहीं है। बीरबल के मुंह से ऐसे शब्द सुनकर अकबर उसी समय बीरबल पर भड़क गए। उन्होंने सभा में लोगों से पूछा कि कोई ऐसा है यहाँ जिसने झूठ बोला हो। सबने राजा को कहा, नहीं, वो झूठ नहीं बोलते। यह बात सुनते ही राजा ने बीरबल को राज्य से निकाल दिया। राज दरबार से निकलने के बाद बीरबल ने ठान ली कि वो इस बात को साबित करके रहेंगे कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी झूठ बोलता है। बीरबल के दिमाग में एक तरकीब आई, जिसके बाद बीरबल सीधे सुनार के पास गए। उन्होंने जोहरी से सोने की गेहूं जैसी दिखने वाली बाली बनवाई और उसे लेकर महाराज अकबर की सभा में पहुंच गए। अकबर ने जैसे ही बीरबल को सभा में देखा तो पूछा, अब तुम यहाँ क्यों आए हो? बीरबल बोले, जहाँ पर ना आज ऐसा चमत्कार होगा जो किसी ने भी कभी नहीं देखा होगा। बस आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी। राजा अकबर और सभी सभापतियों की जिज्ञासा बढ़ गई और राजा ने बीरबल को अपनी बात कहने की अनुमति दे दी। बीरबल बोले, आज मुझे रास्ते में एक सिद्ध पुरुष के दर्शन हुए। उन्होंने मुझे यह सोने से बनी गेहूं की बाली दी है और कहा है कि इसे जिस भी खेत में लगाओगे वहाँ सोने की फसल उगेगी। अब इसे लगाने के लिए मुझे आपके राज्य में थोड़ी सी जमीन चाहिए। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, चलो हम तुम्हें जमीन दिला देते हैं। अब बीरबल कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि पूरा राज दरबार यह चमत्कार देखे। बीरबल की बात मानते हुए पूरा राज दरबार खेत की ओर चल पड़ा। खेत में पहुंचकर बीरबल ने कहा कि इस सोने से बनी गेहूं की बाली से फसल तभी उगेगी जब इसे ऐसा व्यक्ति लगाए जिसने जीवन में कभी झूठ न बोला हो। बीरबल की बात सुनकर सभी राज दरबारी खामोश हो गए और कोई भी गेहूं की बाली लगाने को तैयार नहीं हुआ। राजा अकबर बोले कि क्या राज दरबार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने अपने जीवन में कभी झूठ न बोला हो? सभी खामोश थे। बीरबल बोले, महाराज, अब आप ही इस बाली को खेत में रोप दीजिए। बीरबल की बात सुनकर महाराज का सिर झुक गया। उन्होंने कहा, बचपन में मैंने भी कई झूठ बोले हैं तो मैं इसे कैसे लगा सकता हूँ। इतना कहते ही बादशाह अकबर को यह बात समझ आ गई कि बीरबल सही कह रहे थे। इस दुनिया में कभी न कभी सभी झूठ बोलते हैं। इस बात का एहसास होते ही अकबर उस सेवक की फांसी की सजा को रोक देते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, बिना सोचे समझे किसी को बड़ा दंड नहीं देना चाहिए। हर काम को सोच विचार कर ही किया जाना चाहिए। साथ ही एक छोटे से झूठ की वजह से किसी व्यक्ति का आकलन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि लोग झूठ बोल देते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से पूछा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज़ सुनाई दी है। लगता है किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देख आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने
बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर महल के पीछे गया और वापस आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली 5 बच्चों की माँ बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा है और कितनी नर है। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो नहीं देखा, मैं अभी देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज बिल्ली के 5 बच्चों में 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुँच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देख कर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देख कर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की माँ बनी है। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा है और कितने नर हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 3 नर और 2 मादा। बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज 2 नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने अपने पास बैठे साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है। साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई सफल है तो जरूर उसने इसके लिए बहुत सारी परिश्रम की होगी। इसलिए दोस्तों, हम सभी को परिश्रम करना चाहिए और परिश्रम करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। दूसरों की सफलता से जलकर हमें आखिरकार कुछ नहीं मिलने वाला। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ दरबार में मौजूद थे। तभी उनके मन में एक बात आती है। बादशाह बोलते हैं, मेरे आसपास हमेशा बुद्धिमान लोग रहते हैं और मैं उनके बीच रहकर अब बोर हो गया हूँ। मैंने फैसला किया है कि मुझे कुछ मूर्ख व्यक्तियों से मिलना चाहिए। अकबर बीरबल से कहते हैं, तुमने हमेशा हमारी मदद अपने ज्ञान और चतुराई से की है। हम चाहते हैं कि इस बार भी तुम ऐसा ही कुछ करो और हमारे लिए 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढ कर लाओ। बीरबल, जी महाराज, मैं आपके लिए 6 मूर्ख व्यक्ति जरूर ढूंढ लाऊंगा। अकबर, हम आपको 6 मूर्ख व्यक्ति ढूंढने के लिए 30 दिन का समय देते हैं। बीरबल ने कहा, जी महाराज, मुझे इतने अधिक समय की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अकबर ने कहा, ठीक है, अगर तुम उससे पहले ही मूर्ख व्यक्ति ला सकते हो तो यह अच्छी बात है। इसके बाद बीरबल मूर्ख व्यक्तियों की तलाश में निकल पड़ता है। बीरबल रास्ते में पूरा समय इसी सोच में था कि उसे वो मूर्ख लोग कहाँ मिलेंगे। तभी उसे गधे पर बैठा एक आदमी दिखाई देता है जो सिर पर घास की गठरी रखे हुए था। बीरबल ने तुरंत घोड़ा रोका और उससे उसकी पहचान पूछने लगा। और बीरबल ने पूछा, कौन हो तुम और ऐसे गधे पर बैठकर घास अपने सिर पर लेकर क्यों जा रहे हो। व्यक्ति ने कहा, मैं राम हूँ और मेरा गधा कमजोर है और थका हुआ है, इसलिए गधे का बोझ कम करने के लिए मैंने घास की गठरी अपने सिर पर रखी है। यह सुनकर बीरबल सोचता है कि मुझे पहला मूर्ख व्यक्ति मिल गया है। फिर बीरबल उसे कहता है कि तुम जानवरों के बारे में इतना सोचते हो, इसलिए मैं तुम्हें बादशाह अकबर से इनाम दिलवाऊंगा। यह कहकर बीरबल उस व्यक्ति को अपने साथ चलने के लिए कहता है। इनाम की बात सुनकर रामू बीरबल के साथ हो जाता है। बीरबल और रामू कुछ दूर चले ही थे कि बीरबल को 2 व्यक्ति आपस में लड़ाई करते हुए दिखाई दिए। बीरबल उन दोनों व्यक्तियों को लड़ने से रोकता है और उनसे पूछता है, तुम दोनों कौन हो और किस बात पर लड़ रहे हो। पहला व्यक्ति बोलता है, जनाब मेरा नाम चंगू है। दूसरा व्यक्ति बोलता है, मेरा नाम मंगू है। मंगू बोलता है, जनाब मुझे चंगू कहता है, इसके पास शेर है जिसे वो मेरी गाय के शिकार के लिए छोड़ेगा।
चंगू, हाँ महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा और मुझे बहुत मज़ा भी आने वाला है। बीरबल ने कहा, कहाँ है तुम लोगों के गाय और शेर? मंगू, जनाब, जब भगवान हमें वरदान देने आएंगे तो मैं उनसे गाय मांगूंगा और चंगू शेर मांगेगा। करा जिसे यह मेरी गाय पर छोड़ने की बात कर रहा है। बीरबल, अच्छा यह बात है। उसकी बातें सुनकर बीरबल समझ गया कि उन्हें दो और मूर्ख व्यक्ति मिल गए हैं। बीरबल इनाम की बात कहकर उन्हें भी अपने साथ ले जाता है। उन तीनों को लेकर बीरबल अपने घर पहुंचता है। फिर सोचने लगता है बाकी के मूर्ख व्यक्ति कहाँ से ढूंढ कर लाऊं। बीरबल उन तीनों मूर्खों को अपने ही घर में रहने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। जब बीरबल और भी मूर्ख लोगों को ढूंढने के लिए बाहर जाता है तो उसे एक व्यक्ति दिखाई देता है जो कुछ ढूंढ रहा था। बीरबल उसको जाकर पूछता है, आप क्या ढूंढ रहे हैं? व्यक्ति बोलता है, जनाब, मेरी अंगूठी कहीं गिर गई है जिसे मैं काफ़ी समय से खोज रहा हूँ लेकिन मुझे मिल नहीं रही। क्या आप? बीरबल ने पूछा, क्या आपको पता है कि अंगूठी कहाँ गिरी थी? व्यक्ति ने कहा, दरअसल मेरी अंगूठी यहाँ से दूर उस पेड़ के पास गिरी थी लेकिन वहाँ अंधेरा होने के कारण मैं यहाँ उसे ढूंढ रहा हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा यह बात है, आप कल हमारे साथ बादशाह के दरबार में चलो, मैं बादशाह अकबर से आपको दूसरी अंगूठी देने के लिए कहूँगा। व्यक्ति ने कहा, अच्छा ठीक है। अगले दिन सुबह बीरबल दरबार में उन चारों मूर्खों को लेकर पहुँचता है। बादशाह अकबर, मैं अपने कहे अनुसार मूर्ख व्यक्तियों को ढूंढ कर ले आया हूँ। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने तो एक ही दिन में मूर्ख व्यक्ति ढूंढ लिए, क्या हमारे राज्यों में मूर्खों की संख्या अधिक है? और तुम यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि ये व्यक्ति मूर्ख है? बीरबल ने बादशाह से सारी बातें बताई। फिर अकबर कहते हैं, ये तो केवल 4 ही लोग हैं, बाकी के 2 मूर्ख कहाँ हैं? बीरबल ने कहा, महाराज, यहाँ पर 6 मूर्ख व्यक्ति हैं। अकबर, यहाँ कहाँ हैं और कौन है, हमें भी बताओ। बीरबल ने कहा, एक तो मैं स्वयं हूँ। अकबर, तुम मूर्ख कैसे हुए? बीरबल, मैं इसलिए मूर्ख हूँ क्योंकि मैं इन मूर्खों को खोज कर लाया। फिर महाराज अकबर हंसने लगते हैं और कहते हैं, मैं समझ गया कि दूसरा मूर्ख कौन है, पर मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ। बीरबल, दूसरे आप हैं महाराज, जो आपने मुझे मूर्ख व्यक्तियों को लाने के लिए कहा। बीरबल की बातें सुनकर अकबर उसकी प्रशंसा करने लगते हैं और कहते हैं, बीरबल के पास हर सवाल का जवाब होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, दिमाग और चतुराई से हर मुश्किल काम को आसान किया जा सकता है, लेकिन ऐसे कामों में अपना कीमती समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए जिस काम को करने का कोई मतलब ना हो। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा अकबर व उनके प्रिय बीरबल के बीच कुछ मनमुटाव हो गया। इसके चलते राजा ने बीरबल को राज्य से दूर जाने की सज़ा दे दी। इस परिस्थिति में भी बीरबल ने हार न मानी और उन्होंने अन्य गांव जाकर वेश बदलकर खेती करना शुरू कर दिया। अब वह एक किसान के रूप में अपना जीवन गुजारने लगे। शुरू में तो राजा अकबर के लिए सब कुछ सामान्य सा था, लेकिन कुछ ही दिन बीते थे कि राजा को अपनी गलती का एहसास होने लगा। वह अपनी दैनिक दिनचर्या में बीरबल को याद करने लगे थे। जब भी उनके समक्ष कोई मुश्किल परेशानी आती तो उन्हें बीरबल की कमी खूब खलती थी। एक दिन राजा अकबर से रहा न गया, उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और उन्हें बीरबल को ढूंढ लाने का आदेश दिया। राजा की आज्ञा के अनुसार हर गांव, हर गली में बीरबल की खोज शुरू की गई। सभी सैनिकों ने हर एक कोना छान मारा, लेकिन वे बीरबल को ढूंढ न सके। राजा को जब इस बात की जानकारी मिले तो वे निराश हो गए। अब बीरबल से मिलने की उनकी बेचैनी और बढ़ने लगी थी। अचानक राजा के मन में एक उपाय आया। उन्होंने आदेश दिया कि सभी गांव के मुखिया को संदेश भेजा जाए कि उन सभी को एक बर्तन के अंदर बुद्धि डालकर राजा को भेजना होगा। जो भी इस आदेश को पूरा नहीं करेगा उसे इसके बदले एक बर्तन में हीरे जवाहरात भरकर राजा को भेजना पड़ेगा। सभी गाँववासी राजा के इस अजीबोगरीब आदेश को सुनकर परेशान थे। सभी यह सोचकर हैरान थे कि बुद्धि को किस तरह एक बर्तन में भरा जाए। बुद्धि तो सभी के पास उपलब्ध थी, लेकिन उसे किस तरह एक बर्तन में डालना है यह सोचकर सभी परेशानी में थे। ऐसा न कर पाने की अवस्था में उन्हें उसी बर्तन को कीमती हीरे जवाहरों से भरना था, जो कि इससे भी बड़ी समस्या थी। वहीं जिस गांव में बीरबल एक सामान्य किसान का वेश बनाकर रह रहे थे, वहां भी राजा का यह आदेश चर्चा का विषय बन गया।
गांव के सभी बड़े बुजुर्ग निराश होकर बैठे हुए थे कि वहां बीरबल आए और उन्होंने कहा कि वह इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। पहले तो किसी को भी इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन उनके पास बीरबल पर विश्वास करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। इसीलिए काम की बागडोर बीरबल को सौंपी गई। उस वक्त गांव में तरबूज की फसल उगने का समय था। बीरबल ने तरबूज के पौधे की एक बेल को बर्तन में डाला। धीरे धीरे उस बेल में तरबूज का फल लगने लगा और समय के साथ ही तरबूज ने बर्तन का आकार ले लिया। जैसे ही बर्तन तरबूज से पूरा भर गया, बीरबल ने बेल को फल से अलग किया और उस बर्तन को तरबूज समेत राजा के दरबार में भिजवा दिया। साथ में यह संदेश भी भेजा कि उस बर्तन के अंदर बुद्धि भरी है और राजा को बर्तन को बिना तोड़े ही बुद्धि को निकालना होगा। जैसे ही राजा ने तरबूज से भरा बर्तन देखा, वह उसे निकालने की शर्त सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि ऐसा विचार केवल बीरबल का ही हो सकता है। उन्होंने जल्दी से अपना घोड़ा मंगवाया और बीरबल को अपने साथ वापस लाने के लिए गांव की ओर चल दिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल सवाल का कोई ना कोई हल जरूर होता है। हमें केवल थोड़ा हटकर सोचने की ज़रूरत होती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, बादशाह अकबर अपने शहजादे के साथ राज दरबार में उपस्थित थे। दरबार में मौजूद हर किसी की नज़र शहजादे पर थी। वहाँ मौजूद हर कोई यही कह रहा था कि शहजादा दुनिया का सबसे खूबसूरत बच्चा है। सभी की बात सुनकर बादशाह अकबर ने भी मुस्कुराकर यही कहा कि उनका शहजादा दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। सभी दरबारी अकबर की इस बात पर हामी भरते हैं। तभी अकबर बीरबल से पूछते हैं कि तुम्हारा इस बारे में क्या विचार है बीरबल। बीरबल कहता है, महाराज, शहजादा सुंदर है, लेकिन मेरे ख्याल से शहजादा पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा नहीं है। अकबर कहते हैं, बीरबल, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि शहजादा सुंदर नहीं है। बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मेरे कहने का मतलब यह नहीं था। आप मेरी बात का गलत मतलब ना निकालें। हमारा शहजादा बहुत खूबसूरत है, लेकिन दुनिया में और भी सुंदर बच्चे होंगे। अकबर कहते हैं, तो क्या हम यह समझें कि पूरी दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा हमारा शहजादा नहीं है। बीरबल कहते हैं, जी महाराज, मेरी बातों का यही मतलब है। अकबर कहते हैं, बीरबल, अगर तुम्हारा यह कहना है कि दुनिया में शहजादे से भी ज्यादा खूबसूरत बच्चा है, तो तुम उसे हमारे समक्ष लेकर आओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल शहजादे से भी ज्यादा सुंदर बच्चे की खोज में निकल जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद बीरबल राज दरबार आते हैं। बीरबल राज दरबार में अकेले आते हैं। यह देखकर अकबर खुश होकर कहते हैं, क्यों बीरबल, अकेले आए हो? मतलब तुम्हें शहजादे से अधिक खूबसूरत बच्चा नहीं मिला? बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपको इस बात की सूचना देने आया हूँ कि मैंने शहजादे से भी अधिक सुंदर बच्चा खोज लिया है। अकबर, अगर बच्चा मिल गया है तो तुम उसे दरबार में क्यों नहीं लाए? बीरबल कहते हैं, मैं उसे दरबार में लेकर नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उस तक लेकर जरूर जा सकता हूँ। अकबर, ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से तुम उसे दरबार में नहीं ला सकते? बीरबल कहते हैं, यह तो आपको वहाँ जाकर ही पता चलेगा। अकबर कहते हैं, ठीक है, फिर हम कल सुबह उस बच्चे को देखने जाएंगे। बीरबल ने कहा, महाराज, उस बच्चे को देखने जाने के लिए हमें भेष बदलना होगा। अकबर, उस बच्चे से मिलने के लिए हम यह भी कर लेंगे। अगले दिन सुबह अकबर और बीरबल भेष बदलकर उस बच्चे को देखने के लिए चले जाते हैं। बीरबल अकबर को एक झोपड़ी में लेकर जाते हैं, जहाँ एक छोटा सा बच्चा मिट्टी के साथ खेल रहा होता है। बीरबल उस बच्चे को दिखाते हुए कहता है कि वो रहा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर कहते हैं, तुम्हारी यह हिम्मत कि तुमने एक बदसूरत और झोपड़ी में रहने वाले बच्चे को संसार का सबसे सुंदर बच्चा बता दिया। अकबर की बातें सुनकर बच्चा जोर जोर से रोने लगता है, जिसे सुनकर उसकी माँ झोपड़ी के अंदर से आती है और अकबर को गुस्से में कहती है, तुमने मेरे बच्चे को बदसूरत कैसे कह दिया? मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। अगर दोबारा मेरे बच्चे को बदसूरत कहा तो मैं तुम दोनों की हड्डी पसली एक कर दूंगी। यहाँ से चले जाओ और दोबारा यहाँ दिखाई नहीं देना। इतना कहने के बाद माँ अपने बच्चे को खिलाने लगती है और कहती है, मेरा बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा है। बादशाह अकबर उस माँ की बात सुनकर खामोश हो जाते हैं।
बीरबल कहते हैं, महाराज अब आपको समझ में आ गया होगा। अकबर कहते हैं, हाँ अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। बीरबल कहते हैं, बादशाह अकबर, बच्चा कैसा भी हो, माता पिता के लिए उनका बच्चा संसार का सबसे सुंदर बच्चा ही होता है। अकबर कहते हैं, बीरबल तुम सही बोल रहे हो, हर माता पिता के लिए उनका बच्चा सुंदर होता है। बीरबल कहते हैं, महाराज मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप शहजादे को चापलूसों से दूर रखकर अच्छी तालीम दें। अकबर, बीरबल तुमने एक बार फिर हमारा दिल जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी किसी चीज को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक न एक दिन वो घमंड टूटता जरूर है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। चतुराई और बुद्धि के सही इस्तेमाल के लिए बीरबल के किस्से खूब मशहूर हैं। बादशाह अकबर के ऊपर आई मुसीबतों को बीरबल हमेशा चुटकियों में सुलझा देते थे। सिर्फ असल जिंदगी की परेशानी ही नहीं, बल्कि बादशाह के सपनों की गुत्थियों का जवाब भी बीरबल के पास होता था। ऐसा ही एक किस्सा है बादशाह के अजीब सपने का। आइए हम आपको सुनाते हैं पूरी कहानी। एक बार की बात है जब बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए और फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत परेशान थे क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था जिसका मतलब वो समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके एक के बाद एक सारे दांत गिरते चले गए और आखिर में सिर्फ एक ही दांत बचा। इस सपने से वह इतने चिंतित हुए कि उन्होंने इसके बारे में सभा में चर्चा करने के बारे में सोचा। अगले दिन सभा में पहुंचते ही अकबर ने अपने विश्वसनीय मंत्रियों को सपना सुनाया और सभी से राय मांगी। सभी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस बारे में किसी ज्योतिष से बात करके सपने का मतलब समझना चाहिए। बादशाह को भी यह बात सही लगी। अगले दिन उन्होंने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया और अपना सपना सुनाया। इसके बाद सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किया। फिर उन्होंने बादशाह से कहा, महाराज इस सपने का एक ही मतलब निकलता है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की यह बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दिया। उन सभी के जाने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल तुम्हारे अनुसार हमारे सपने का मतलब क्या होगा? बीरबल ने कहा, हुजूर मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह था कि आपके सभी रिश्तेदारों में से आपकी उम्र सबसे ज्यादा होगी और आप उन सभी से ज्यादा समय तक जीते रहेंगे। इस बात को सुनकर बादशाह अकबर बहुत खुश हुए। वहां मौजूद सभी मंत्रियों ने सोचा कि बीरबल ने भी ज्योतिषों की ही बात को दोहराया है। इतने में बीरबल ने उन मंत्रियों से कहा कि देखो बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। को हमेशा सही तरीके से रखा जाना चाहिए। मंत्रियों को इतना कहकर बीरबल सभा से चले गए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, किसी भी बात को बोलने का एक सही तरीका होता है। विचलित करने वाली बात को भी सही तरीके से कहा जाना चाहिए तो उसका बुरा नहीं लगता। इसी वजह से बात को हमेशा सही तरीका और सलीके से रखा जाना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, राजा अकबर अपने दरबार में बैठकर कुछ विचार कर रहे थे। तभी अचानक उन्हें ख्याल आया कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बढ़ गए हैं। इस ख्याल के आते ही उन्होंने अपने एक दरबारी को बुलाकर नाई को फौरन हाजिर होने का संदेश भिजवाया। राजा का संदेश मिलते ही नाई महल पहुंच गया। महल पहुंचकर नाई राजा की हजामत बना ही रहा था कि कहीं से एक कौवा वहां आकर बैठ जाता है और काव काव करने लगता है। राजा अकबर नाई से पूछते हैं, यह कौवा काव काव क्यों कर रहा है? इस पर नाई जवाब देता है, यह आपके पूर्वजों का हालचाल बताने आया है महाराज। नाई के इतना कहते ही राजा अकबर आश्चर्य से पूछते हैं, तो बताओ फिर यह कौवा मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? राजा के इस सवाल पर नाई कहता है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में मुसीबत में हैं और काफी परेशान हैं। उनका हालचाल लेने के लिए आपको अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की यह बात सुनकर राजा अकबर और भी हैरान हो जाते हैं। राजा अकबर आश्चर्य से नाई से पूछते हैं, आखिर किसी इंसान को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है?
है। राजा के इस सवाल पर नाई जवाब देता है, महाराज, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो इस काम को अंजाम दे सकता है। बस आप इस काम के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लीजिए। नाई के इस आश्वासन पर राजा अकबर तैयार हो जाते हैं और दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं। राजा के आदेश पर सभी करीबी दरबारी राजा अकबर के सामने हाजिर हो जाते हैं। सभी दरबारी राजा से अचानक बुलाने की वजह पूछते हैं। इस पर राजा उन्हें नाई के साथ हुई सारी बातें सुनाते हैं। राजा की बात सुनकर सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। दरबारी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि बीरबल हम सब में ज्यादा बुद्धिमान और चतुर हैं। इसलिए स्वर्ग में आपको पूर्वजों का हालचाल लेकर वह उनकी परेशानी का हल आसानी से निकाल सकता है। राजा अकबर दरबारियों की सलाह को मानते हुए बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी कर लेते हैं। इस बात का पता चलते ही बीरबल महाराज अकबर से पुरोहित को बुलाकर स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। बीरबल की इस बात पर राजमहल में पुरोहित को बुलवाया जाता है। पुरोहित के आते ही उनसे स्वर्ग जाने की विधि के बारे में पूछा जाता है। पुरोहित बताते हैं, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में भेजा जाएगा। बाद में उस ढेर में आग लगा दी जाएगी। फिर कुछ मंत्रों की शक्ति से आपको स्वर्ग भेज दिया जाएगा। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया जानने के बाद बीरबल राजा अकबर से करीब 11 दिन का समय मांगते हैं और पुरोहित को 11 दिन बाद बुलाने की बात रखते हैं। वह कहते हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ और कितने दिन मुझे लौटने में लगेंगे इस बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना मुश्किल है। इसलिए स्वर्ग जाने से पहले एक बार मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ और कुछ समय बिताना चाहता हूँ। बीरबल अपने घर जाने के लिए महल से रवाना हो जाते हैं। देखते देखते 11 दिन बीत जाते हैं। 12वें दिन बीरबल स्वर्ग जाने के लिए राजा अकबर के सामने हाजिर होते हैं। पुरोहित को बुलाया जाता है और बीरबल को स्वर्ग भेजने की तैयारी की जाने लगती है। पुरोहित बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाते हैं। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए घास के ढेर के अंदर भिजवाया जाता है। घास के ढेर के अंदर जाते ही पुरोहित घास के ढेर में आग लगा देते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी होती है। धीरे धीरे 2 महीने बीत जाते हैं और राजा अकबर को बीरबल की चिंता होने लगती है। तभी अचानक बीरबल दरबार में हाजिर हो जाते हैं। राजा अकबर बीरबल को देखकर प्रसन्न होते हैं और अपने पूर्वजों का हालचाल पूछते हैं। तब बीरबल बताते हैं, आपके पूर्वज काफी खुश हैं और मजे में हैं। उन्हें बस एक ही तकलीफ है कि उनकी दाढ़ी और बाल काफी बड़े हो गए हैं, जिन्हें काटने वाला स्वर्ग में कोई नाई नहीं है। इसलिए वहाँ उन्हें एक नाई की जरूरत है। ऐसे में हमें आपके पूर्वज के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग भेजने की तैयारी करनी चाहिए। बीरबल की इस बात पर राजा नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं। राजा का आदेश सुनकर नाई घबरा जाता है और राजा के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगता है। नाई राजा से कहता है कि यह सब कुछ उसने वजीर अब्दुल्ला के कहने पर किया था। यह सब उन्हीं की साजिश थी ताकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटा सके। अब राजा अकबर के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। यह सब जानने के बाद राजा अकबर ने वजीर अब्दुल्ला और उनके साथियों को दंड देने का आदेश दिया। अंत में राजा अकबर बीरबल से पूछते हैं, तुम्हें इस सच्चाई का पता कैसे चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद कैसे बच गए? तब बीरबल जवाब देते हैं, आपके ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे इस साजिश का अंदाजा हो गया था। इसी वजह से मैंने 11 दिन का समय मांगा। उन 11 दिनों में मैंने उस घास के ढेर वाले स्थान के नीचे अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी थी। उस सुरंग के जरिए ही मैं वहाँ से बचकर निकल पाया। एक वक्त की बात है, बादशाह अकबर किसी एक बात को लेकर बहुत परेशान रहने लगे थे। जब दरबारियों ने उनसे पूछा तो बादशाह बोले, हमारे शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत पड़ गई है। कई कोशिश के बाद भी हम उनकी यह आदत छुड़ा नहीं पा रहे हैं। बादशाह अकबर की परेशानी सुनकर किसी दरबारी ने उन्हें एक फकीर के बारे में बताया जिसके पास हड़मर्ज का इलाज था। फिर क्या था, बादशाह ने उस फकीर को दरबार में आने का आमंत्रण दिया। जब फकीर दरबार में आया तो बादशाह अकबर ने उन्हें अपनी परेशानी के बारे में बताया। फकीर ने बादशाह की पूरी बात सुनकर परेशानी को दूर करने का वादा किया और 1 हफ्ते का समय मांगा। जब 1 हफ्ते बाद फकीर दरबार में आया
तो उन्होंने शहजादे को अंगूठा चूसने की बुरी आदत के बारे में प्यार से समझाया और उसके नुकसान भी बताए। फकीर की बातों का शहजादे पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने अंगूठा न चूसने का वादा भी किया। सभी दरबारियों ने यह देखा तो बादशाह से कहा, जब यह काम इतना आसान था तो फकीर ने इतना समय क्यों लिया? आखिर उसने क्यों दरबार का और आपका समय खराब किया? बादशाह दरबारियों की बातों में आ गए और उन्होंने फकीर को दंड देने की ठान ली। सभी दरबारी बादशाह का समर्थन कर रहे थे। बीरबल चुपचाप थे। बीरबल को चुपचाप देख अकबर ने पूछा, तुम क्यों शांत हो बीरबल? बीरबल ने कहा, महाराज गुस्ताखी माफ हो, लेकिन फकीर को सजा देने के स्थान पर उन्हें सम्मानित करना चाहिए और हमें उनसे सीखना चाहिए। तब बादशाह ने गुस्से में कहा, तुम हमारे फैसले के खिलाफ जा रहे हो, आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? जवाब दो। तब बीरबल ने कहा, महाराज पिछली बार जब फकीर दरबार में आए थे तो उन्हें चूना खाने की बुरी आदत थी। आपकी बातों को सुनकर उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने पहले अपनी इस आदत को छोड़ने का फैसला लिया, फिर शहजादे की गंदी आदत छुड़ाई। बीरबल की बात सुनकर दरबारियों और बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ और सभी ने फकीर से क्षमा मांगकर उन्हें सम्मानित किया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें दूसरों को सुधारने से पहले खुद सुधरना चाहिए, इसके बाद ही दूसरों को ज्ञान देना चाहिए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार महाराज अकबर के दरबार में बहुत ही अजीब मुकदमा आया जिसने सभी को सोचने पर मजबूर किया। हुआ यूं कि बादशाह अकबर के दरबार में दो महिलाएं रोती हुई पहुंची। उनके साथ में 2 या 3 साल का सुंदर सा बच्चा भी था। दोनों महिलाएं लगातार रो रही थी और साथ ही दावा कर रही थी कि बच्चा उनका है। अब समस्या ये थी कि दोनों नगर के बाहर की रहने वाले थी, जिस कारण उन्हें कोई जानता नहीं था। इसलिए यह बताना मुश्किल था कि उस नन्हे से बच्चे की असली माँ कौन है। अब अकबर बादशाह के सामने मुसीबत आ गई कि न्याय कैसे करें और बच्चा किसको दें। इस बारे में उन्होंने एक एक करके सभी दरबारियों की राय ली, लेकिन कोई भी इस बुद्धि को नहीं सुलझा सका। तभी बीरबल दरबार में पहुंच गए। बीरबल को देखकर बादशाह अकबर की आंखों में मानो चमक आ गई। बीरबल के आते ही अकबर ने इस समस्या के बारे में उन्हें बताया। अकबर ने बीरबल से कहा कि अब तुम ही इस समस्या का समाधान करो बीरबल। बीरबल कुछ सोचते रहे और फिर जल्लाद को बुलाने के लिए कहा। जल्लाद के आते ही बीरबल ने बच्चे को एक जगह बैठा दिया और कहा, एक काम करते हैं, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर देते हैं, एक एक टुकड़ा दोनों माओं को दे देंगे। अगर इन दोनों महिलाओं में से किसी एक को यह बात मंजूर नहीं है तो जल्लाद उस महिला के 2 टुकड़े कर देगा। यह बात सुनते ही उनमें से एक महिला बच्चे के टुकड़े करने की बात मान गई और बोली कि उसे आदेश मंजूर है, वह बच्चे के टुकड़े को लेकर चली जाएगी। लेकिन दूसरी महिला बिलख बिलख कर रोने लगी और बोलने लगी, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मेरे 2 टुकड़े कर दो, लेकिन बच्चे को मत काटो, यह बच्चा दूसरी महिला को दे दो। यह देखकर सभी दरबारी मानने लगे, जो महिला डर की वजह से रो रही है वही दोषी है। लेकिन तभी बीरबल ने कहा कि जो महिला बच्चे के टुकड़े करने के लिए तैयार है उसे कैद कर लो, वही मुजरिम है। इस बात को सुनकर वह महिला रोने लगी और माफी मांगने लगी, लेकिन बादशाह अकबर ने उसे जेल में डलवा दिया। बाद में अकबर ने बीरबल से पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि असली माँ कौन है? तब बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, माँ सारी मुसीबतों को अपने सिर पर ले लेती है, लेकिन बच्चे पर आंच भी नहीं आने देती। इससे पता चल गया कि असली माँ वह है जो खुद के टुकड़े करवाने के लिए तैयार है, लेकिन बच्चे के नहीं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर एक बार फिर बीरबल की बुद्धि के कायल हो गए। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि किसी दूसरे की चीज पर अपना हक नहीं जताना चाहिए। साथ ही हमेशा सच्चाई की ही जीत होती है और समझदारी से काम लेने पर हर समस्या का हल निकल आता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, अकबर और बीरबल किसी बात पर चर्चा कर रहे थे। तभी एक क्षण ऐसा आया जब राजा अकबर ने कहा, बीरबल, दुनिया में हर 100 आदमी के पीछे एक अंधा व्यक्ति होता है। राजा की यह बात सुनकर बीरबल ने उनकी इस बात पर असहमति जताते हुए कहा, महाराज, मेरे हिसाब से आपका आकलन कुछ गलत प्रतीत होता है। सही मायने में तो दुनिया के अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले काफी अधिक है।
बीरबल का यह जवाब सुनकर राजा अकबर को काफी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो देखने वाले लोगों की संख्या अंधों से अधिक मालूम होती है। ऐसे में अंधों की संख्या देखने वालों के मुकाबले अधिक कैसे हो सकती है? राजा अकबर की इस बात को सुनकर बीरबल कहते हैं, महाराज, किसी दिन मैं आपको यह बात प्रमाण के साथ साबित करके दिखाऊंगा कि दुनिया में अंधों की संख्या देखने वालों से अधिक है। बीरबल के जवाब पर राजा अकबर कहते हैं, ठीक है, प्रमाण के साथ इस बात को अगर तुम साबित कर पाओगे तो मैं भी इस बात को जरूर स्वीकार करूंगा। उस दिन यह बात यहीं रुक जाती है। करीब 2 दिन बीतने के बाद राजा अकबर इस बात को पूरी तरह से भूल जाते हैं, मगर बीरबल अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए युक्ति सोचने में जुटे रहते हैं। करीब 4 दिन बीतने के बाद बीरबल को एक योजना सूझती है और वे 2 मुनीम को लेकर उनके साथ बाजार की ओर चल देते हैं। बीच बाजार पहुंचने के बाद बीरबल सिपाहियों से एक चारपाई की चौखट वहां मंगाते हैं और उसे बुनने के लिए रस्सी भी मंगवाते हैं। अब बीरबल अपने साथ लाए दोनों मुनीमों को आदेश देते हैं वे उनके बाएं और दाएं कुर्सी डालकर बैठ जाएं। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि दाएं बैठने वाले मुनीम उनके राज्य में मौजूद अंधों की सूची तैयार करेंगे और बाएं बैठने वाले मुनीम देखने वालों की सूची तैयार करेंगे। बीरबल का आदेश मानते हुए दोनों मुनीम अपना अपना काम करने लगे और बीरबल चारपाई बुनने का काम शुरू कर देते हैं। बीरबल को बीच बाजार चारपाई बुनते देख धीरे धीरे वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है। उसी भीड़ में से एक आदमी अपने आप को रोक नहीं पाता और वह बीरबल से पूछता है, आप ये क्या कर रहे हैं? बीरबल इस सवाल का कोई जवाब नहीं देते और अपने दाएं बैठे मुनीम को इशारा देते हैं कि वह अपनी सूची में इस आदमी का नाम लिख ले। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, आने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी और आने वाले सभी लोग अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए बीरबल से यही पूछ रहे थे कि वे क्या कर रहे हैं। इसी के साथ बीरबल अपने दाएं मुनीम को इशारा देकर यह सवाल पूछने वालों का नाम अंधों की लिस्ट में डलवाते जा रहे थे। तभी अचानक वहाँ एक आदमी आता है जो बीरबल से पूछता है कि इतनी धूप में बैठकर आप चारपाई क्यों बुन रहे हैं? तभी बीरबल कुछ नहीं बोलते और बाएं बैठे मुनीम को यह सवाल पूछने वाले का नाम देखने वालों की सूची में लिखने का इशारा देते हैं। यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है और धीरे धीरे पूरा दिन निकल जाता है। तभी इस बात की जानकारी राजा अकबर को होती है और वे भी माजरा समझने के लिए बाजार पहुंच जाते हैं जहां बीरबल चारपाई बुनने का काम कर रहा था। राजा भी बीरबल से यह सब करने की पीछे की वजह जानना चाहते हैं, इसलिए वह बीरबल से सवाल करते हैं कि बीरबल, यह तुम क्या कर रहे हो? राजा का सवाल सुनते ही बीरबल अपने दाएं बैठे मुनीम को आदेश देते हैं कि अपने अंधों की लिस्ट में महाराज अकबर का भी नाम शामिल कर दो। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर को थोड़ा गुस्सा आया और आश्चर्य भी हुआ। राजा अकबर ने कहा, बीरबल, मेरी आंखें पूरी तरह से ठीक है और मैं सब कुछ अच्छी तरह देख सकता हूँ, फिर क्यों तुम मेरा नाम अंधों की सूची में चढ़वा रहे हो? राजा अकबर के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज, आप देख सकते हैं कि मैं चारपाई बना रहा हूँ, फिर भी आपने सवाल किया कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब महाराज, ऐसा सवाल तो एक अंधा व्यक्ति ही पूछ सकता है। बीरबल का यह उत्तर सुन राजा अकबर को समझ में आ गया कि बीरबल कुछ दिन पहले की गई बात को प्रमाणित करने के लिए यह सब कर रहा है। यह बात समझ में आते ही राजा अकबर भी मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, बीरबल, तो फिर बताओ, तुमने अपने इस प्रयास से क्या पता लगाया? बताओ, देखने वालों की संख्या अधिक है या अंधों की? राजा के सवाल पर बीरबल जवाब देते हैं, महाराज, मैंने जो कहा था वही बात सच निकली। दुनिया में देखने वालों के मुकाबले अंधों की संख्या ज्यादा है। मेरे द्वारा तैयार की गई दोनों ही सूची का मिलान करने से आप भी इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बीरबल का उत्तर सुनकर राजा अकबर जोर से हंसते हैं और कहते हैं, बीरबल, तुम अपनी बात को साबित करने के लिए कुछ भी कर सकते हो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दिखाई देने के बाद भी मूर्खतापूर्ण सवाल करने वाला व्यक्ति किसी अंधे के ही समान होता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। यह बात तब की है जब शहंशाह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात हुई थी। उस समय सभी बीरबल को महेशदास के नाम से जानते थे। एक दिन शहंशाह अकबर बाजार में महेशदास की होशियारी से खुश होकर उसे अपने दरबार में इनाम देने के लिए बुलाते हैं और निशानी के तौर पर अपनी अंगूठी देते हैं। कुछ समय बाद महेशदास सुल्तान अकबर से मिलने का विचार बनाकर उनके महल की ओर रवाना हो जाते हैं। वहां पहुंचकर महेशदास देखते हैं कि महल के बाहर बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और दरबान हर
व्यक्ति से कुछ न कुछ लेकर ही उन्हें अंदर जाने दे रहा है। जब महेशदास का नंबर आया तो उसने कहा कि महाराज ने मुझे इनाम देने के लिए बुलाया है और उसने सुल्तान की अंगूठी दिखाई। दरबान के मन में लालच आ गया और उसने कहा कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर अंदर जाने दूंगा, अगर तुम मुझे इनाम में से आधा हिस्सा दो तो। दरबान की बात सुनकर महेशदास ने कुछ सोचा और उसकी बात मानकर महल में चला गया। दरबार में पहुंचकर वह अपना नंबर आने का इंतजार करने लगे। जैसे ही महेशदास की बारी आई और वो सामने आए तो शहंशाह अकबर उन्हें देखते ही पहचान गए और दरबारियों के सामने उनकी बहुत तारीफ की। बादशाह अकबर ने कहा कि बोलो महेशदास, इनाम में क्या चाहिए। तब महेशदास ने कहा कि महाराज मैं जो कुछ भी मांगूंगा क्या आप मुझे इनाम में देंगे। बादशाह अकबर ने कहा बिल्कुल, मांगो क्या मांगते हो। तब महेशदास ने कहा महाराज मुझे पीठ पर 100 कोड़े मारने का इनाम दे। महेशदास की बात सुनकर सभी को हैरानी हुई और बादशाह अकबर ने पूछा कि तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तब महेशदास ने दरबान के साथ हुई पूरी घटना बताई और अंत में कहा मैंने वादा किया है कि इनाम का आधा हिस्सा मैं दरबान को दूंगा अपने दरबार में। तब अकबर ने गुस्से में आकर दरबान को 100 कोड़े लगवाए और महेशदास की होशियारी देखकर अपने दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में रख लिया। इसके बाद अकबर ने उनका नाम बदलकर महेशदास से बीरबल कर दिया। तब से लेकर आज तक अकबर और बीरबल के कई किस्से मशहूर हुए। दोस्तों हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम ईमानदारी से और बिना किसी लालच के करना चाहिए। अगर आप कुछ पाने की उम्मीद से कोई काम करते हो तो आप हमेशा बुरे कहलाओ। दोस्तों आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार राजा अकबर अपने दरबार में किसी खास विषय पर चर्चा कर रहे थे। उस विषय पर उन्होंने राज दरबार में मौजूद सभी लोगों से उनकी राय मांगी। ऐसे में दरबार में उपस्थित सभी मंत्रीगणों ने अपनी अपनी बुद्धि के हिसाब से जवाब दिया। राजा यह देखकर बहुत हैरान हो गए कि सभी का जवाब एक दूसरे से बिल्कुल अलग था। इस पर राजा अकबर ने बीरबल से ऐसा होने के पीछे की वजह पूछी और सवाल किया, आखिर सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज बेशक लोगों की सोच एक दूसरे से कई मामलों में अलग होती है, मगर कुछ खास विषयों पर सबकी सोच एक जैसी ही होती है। बीरबल की इस बात के साथ दरबार की कार्रवाई समाप्त होती है और सभी अपना अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। उसी शाम राजा अकबर बीरबल के साथ अपने बाग में टहलने जाते हैं। तब वो दोबारा वही सवाल दोहराते हैं, बीरबल मैंने तुमसे पूछा था कि सबकी सोच एक जैसी क्यों नहीं होती, इस सवाल का जवाब दो मुझे। इसी के साथ एक बार फिर अकबर और बीरबल के बीच इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब लाख कोशिशों के बावजूद राजा अकबर को बीरबल की बात नहीं समझ आती तो वह अपनी बात को समझाने के लिए एक युक्ति निकालता है। बीरबल कहते हैं, महाराज मैं आपको साबित कर दूंगा कि कुछ मामलों में सबकी सोच एक जैसी ही होती है, बस आप एक फरमान जारी कर दीजिए। फरमान यह होगा कि आने वाले अमावस्या की रात को सभी अपने अपने घर से 1 लोटा दूध लाकर अपने बाग में बने सूखे कुएं में डालेंगे और इस फरमान को न मानने वाले को सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। वैसे तो राजा अकबर को बीरबल की यह बात मूर्खता वाली लगती है, लेकिन वह बीरबल के कहे अनुसार शाही फरमान जारी करवा देते हैं। राजा के आदेश से सिपाही पूरे राज्य में घूम घूम कर इस फरमान के बारे में सभी को बताते हैं। राजा के इस फरमान को सुनते ही सभी में इस बात को लेकर चर्चा होने लगती है कि सूखे कुएं में दूध डालना एक मूर्खतापूर्ण कार्य है। फिर भी राजा का फरमान था तो मानना सभी को था। सभी अमावस्या की रात का इंतजार करने लगे। देखते देखते अमावस्या की रात भी आ गई और सभी अपने अपने घर से एक एक भरा लोटा लेकर कुएं के पास जमा हो जाते हैं। बारी बारी सभी कुएं में लोटा पलटकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सारा नजारा अकबर और बीरबल छिपकर देख रहे होते हैं। जब सभी अपना लोटा कुएं में पलट कर चले जाते हैं तो बीरबल राजा अकबर को कुएं के नजदीक ले जाते हैं और कहते हैं, महाराज देखिए क्या आपके फरमान से कुआं दूध से भर गया। बीरबल की यह बात सुनकर राजा अकबर कुएं में झांककर देखते हैं कि कुआं ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और वो नाराज भी होते हैं। राजा अकबर बीरबल से कहते हैं, मैंने तो कुएं में दूध डालने का फरमान जारी किया था, फिर भी कुआं दूध की जगह पानी से क्यों भर गया। राजा के इस सवाल पर बीरबल मुस्कुराते हुए कहते हैं, महाराज
कुएं में दूध डालना सभी को व्यर्थ लगा, इसलिए सभी ने दूध की जगह कुएं में पानी डाला। उन सभी ने यह भी सोचा कि अमावस्या की रात घना अंधेरा होता है, अब इतने अंधेरे में सभी को सिर्फ लोटा ही दिखेगा, न कि लोटे में दूध है या पानी। बीरबल बोला, महाराज, इस बात से स्पष्ट होता है कि कुछ मामलों में सभी की सोच एक जैसी होती है। अब राजा अकबर को बीरबल की बात अच्छे से समझ आ गई थी। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक जैसी व्यक्तिगत स्थिति होने पर सभी की सोच एक जैसी हो जाती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक दिन की बात है, बादशाह अकबर की राजसभा में एक ज्ञानी पंडित आया हुआ था। वह कुछ सवालों के जवाब बादशाह से जानना चाहता था, लेकिन बादशाह के लिए उनके सवालों का जवाब देना मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने पंडित के सवालों के जवाब देने के लिए बीरबल को आगे कर दिया। बीरबल की चतुराई से सभी वाकिफ थे और सभी को उम्मीद थी कि बीरबल पंडित के हर सवाल का जवाब आसानी से दे सकते हैं। पंडित ने बीरबल से कहा, मैं तुम्हें दो विकल्प देता हूँ, या तो तुम मुझे मेरे 100 आसान से सवाल के जवाब दो या फिर मेरे एक मुश्किल सवाल का जवाब दो। बीरबल ने सोच विचार करने के बाद कहा कि मैं आपके एक मुश्किल सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। फिर पंडित ने बीरबल से पूछा, तो बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा? बीरबल ने तुरंत पंडित को जवाब दिया कि मुर्गी पहले आई। फिर पंडित ने उनसे पूछा कि तुम इतनी आसानी से कैसे बोल सकते हो कि मुर्गी पहले आई? इस पर बीरबल ने पंडित से कहा कि यह आपका दूसरा सवाल है और मुझे आपके एक सवाल का ही जवाब देना था। ऐसे में पंडित बीरबल के सामने कुछ बोल नहीं पाया और बिना बोले ही दरबार से चला गया। बीरबल की चतुराई और अक्लमंदी को देखकर अकबर हमेशा की तरह ही इस बार भी बहुत खुश हुए। इससे बीरबल ने साबित कर दिया कि बादशाह अकबर के दरबार में सलाहकार के रूप में बीरबल का रहना कितना जरूरी है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सही तरह से दिमाग लगाने और संयम रखने से हर सवाल का जवाब और समस्या का हल मिल सकता है। एक बार बादशाह अकबर, बीरबल और सभी मंत्रीगण दरबार में बैठे हुए थे। सभा की कार्यवाही चल रही थी। एक एक करके राज्य के लोग अपनी समस्याएं लेकर दरबार में आ रहे थे। इसी बीच वहाँ एक व्यक्ति दरबार में पहुंचा। उसके हाथ में एक मर्तबान रख, सभी उस मर्तबान की ओर देख रहे थे। तभी अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, क्या है इस मर्तबान में? उसने कहा, महाराज, इसमें चीनी और रेत का मिश्रण है। अकबर ने फिर पूछा, किस लिए? अब दरबारी ने कहा, गलती माफ हो महाराज, लेकिन मैंने बीरबल की बुद्धिमत्ता के कई किस्से सुने हैं। मैं उनकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि बीरबल इस रेत से बिना पानी का इस्तेमाल किए चीनी का एक एक दाना अलग कर दें। अब सभी हैरानी से बीरबल की ओर देखने लगे। अब अकबर ने भी बीरबल की ओर देखा और कहा, देख लो बीरबल, अगर तुम कैसे इस व्यक्ति के सामने अपनी बुद्धिमानी का परिचय दोगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, हो जाएगा, यह तो मेरे बाएं हाथ का काम है। अब सभी लोग हैरान थे कि बीरबल ऐसा क्या करेंगे कि रेत से चीनी अलग अलग हो जाएगी। तभी बीरबल उठे और उस मर्तबान को लेकर महल में मौजूद बगीचे की ओर बढ़ चले। उसके पीछे वह व्यक्ति भी था। अब वह मर्तबान में मौजूद रेत और चीनी के मिश्रण को एक आम के पेड़ के चारों तरफ फैलाने लगे। तभी उस व्यक्ति ने पूछा, अरे यह क्या कर रहे हो? इस पर बीरबल ने कहा, यह आपको कल पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों महल में वापस आ गए। अब सभी को कल सुबह का इंतजार था। अगली सुबह जब दरबार लगा तो अकबर और सारे मंत्री एक साथ बगीचे में पहुंचे। साथ में बीरबल और रेत व चीनी का मिश्रण लाने वाला व्यक्ति भी था। सभी आम के पेड़ के पास पहुंच गए। सभी ने देखा अब वहां सिर्फ रेत पड़ी हुई है। दरअसल रेत में मौजूद चीनी को चींटियों ने निकालकर अपने बिल में इकट्ठा कर लिया था और बची खुची चीनी को कुछ चींटियां उठाकर अपने बिल में ले जा रही थी। इस पर उस व्यक्ति ने पूछा, चीनी कहाँ गई? तो बीरबल ने कहा, रेत से चीनी अलग हो गई। सभी जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल की यह चतुराई देखकर अकबर ने उस व्यक्ति से कहा, अगर अब तुम्हें चीनी चाहिए तो तुम्हें चींटियों के बिल में घुसना पड़ेगा। इस पर सभी ने फिर से ठहाका लगाया और बीरबल की तारीफ करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को नीचा दिखाने का प्रयास आपके लिए हानिकारक हो सकता है और हमें किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि यह वस्तुतः एक गलत बात है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक बार अकबर बाजार में भ्रमण पर निकले थे। वहाँ उन्होंने एक तोता देखा जो बहुत ही प्यारा था।
उसके मालिक ने उसे बहुत अच्छी बातें सिखाई थी। अकबर यही देखकर खुश हो गए। उन्होंने उस तोते को खरीदने का फैसला कर लिया। तोते को खरीदने के बदले अकबर ने मालिक को अच्छी कीमत दी। वो उस तोते को राजमहल लेकर आए। यहाँ पर तोते को लाने के बाद अकबर ने उसे बहुत अच्छे से रखने का फैसला किया। अब अकबर जब भी उससे कोई बात पूछते तो वह उस बात का तुरंत जवाब देता था। अकबर बहुत खुश हो जाते थे। वह तोता दिनों दिन उनके लिए जान से भी प्यारा हो गया था। उन्होंने महल में उसके रहने के लिए एक शाही व्यवस्था करने का आदेश दे दिया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा इस तोते का खास ख्याल रखा जाए और तोते को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा यह तोता किसी भी हालत में मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर किसी ने तोते के मरने की खबर उनको दी तो वह उसको फांसी दे देंगे। महल में तोते के रहने का खास ख्याल रखा जाने लगा। फिर एक दिन अचानक अकबर का प्यारा तोता मर गया। अब महल के सेवकों में हड़कंप मच गया कि आखिर अकबर को यह बात कौन बताएगा, क्योंकि अकबर ने कहा था कि जो भी तोते की मौत की खबर उन्हें देगा वह उसकी जान ले लेंगे। सेवक परेशान थे। काफी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि यह बात बीरबल को बताई जाए। सभी ने बीरबल को सारी बात बताई। यह भी बताया कि बादशाह अकबर मौत की खबर देने वाले को मौत की सजा देंगे। यह सुनकर बीरबल बादशाह अकबर को यह खबर सुनाने को राजी हो गए। वो महल में अकबर को यह जानकारी देने के लिए चल पड़े। बीरबल ने अकबर के पास जाकर कहा महाराज एक दुखद खबर है। अकबर ने पूछा बताओ क्या हुआ। बीरबल ने कहा महाराज आपका प्यारा तोता न तो कुछ खा रहा है, न तो कुछ पी रहा है और न ही कुछ बोल रहा है, न ही आंखें खोल रहा है और न ही कोई हरकत कर रहा है और न ही। अकबर गुस्से में आकर बोले नहीं नहीं क्या लगा रखे हो, सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते हो कि वो मर गया है। बीरबल ने कहा हाँ महाराज, लेकिन ये बात मैंने नहीं आपने कही है, इसीलिए मेरी जान बख्श दी जाए। अकबर भी कुछ ना बोल सके। इस तरह बीरबल ने बड़ी सूझबूझ से अपनी और अपने सेवकों की जान बचा ली। दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। दिमाग का इस्तेमाल करके किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक बार की बात है, मुगल दरबार में बादशाह अकबर अपने दरबारियों के साथ किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। उसी समय वहाँ एक किसान अपनी फरियाद लेकर आया और बोला महाराज न्याय करो, मुझे इंसाफ चाहिए। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले कि क्या हुआ। किसान बोला महाराज मैं एक गरीब किसान हूँ। कुछ समय पहले मेरी पत्नी का निधन हो गया और अब मैं अकेला रहता हूँ। मेरा मन किसी भी काम में नहीं लगता है, इसलिए एक दिन मैं काजी साहब के पास गया। उन्होंने मन की शांति के लिए मुझे यहाँ से काफ़ी दूर स्थित एक दरगाह में जाने के लिए कहा। उनकी बात से प्रभावित होकर मैं दरगाह जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन साथ ही मुझे इतने वर्षों तक मेहनत करके कमाए सोने के सिक्कों के चोरी होने की चिंता सताने लगी। जब मैंने यह बात काजी साहब को बताई तो उन्होंने कहा कि वह सोने के सिक्कों की सुरक्षा करेंगे, उनके वापस आने पर लौटा देंगे। इस पर मैंने सभी सिक्के एक थैली में डालकर उन्हें दे दिए। एहतियात के तौर पर काजी साहब ने मुझे थैली पर मुहर लगाने को कहा। बादशाह अकबर बोले अच्छा तो फिर क्या हुआ। किसान ने कहा महाराज मैंने मुहर लगाकर थैली उन्हें दे दी और दरगाह के दर्शन करने यात्रा पर चला गया। फिर जब कुछ दिनों बाद वापस आया तो काजी साहब ने थैली वापस दे दी। मैं थैली लेकर घर लौटा और उसे खोला तो उसमें सोने के सिक्कों की जगह पत्थर थे। मैंने इस बारे में काजी साहब से पूछा तो उन्होंने गुस्से में कहा कि तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाते हो। इतना कहकर उन्होंने अपने नौकरों को बुलाया और मुझे मार मार कर वहाँ से भगा दिया। किसान ने रोते हुए कहा महाराज मेरे पास जमा पूंजी के नाम पर बस वही सोने के सिक्के थे, मेरे साथ न्याय करें महाराज। किसान की बात सुनकर बादशाह अकबर ने बीरबल को मामला सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने किसान के हाथों से थैली लेकर उसे अंदर से देखा और महाराज से थोड़ा सा समय मांगा। शहंशाह अकबर ने बीरबल को 2 दिन का समय दिया। घर जाकर बीरबल ने एक फटा हुआ कुर्ता अपने नौकर को दिया और कहा इसे अच्छे से रफू करवा लाओ। नौकर कुर्ता लेकर चला गया और कुछ देर बाद उसे रफू करवा कर वापस आ गया। बीरबल कुर्ते को देखकर खुश हो गए। कुर्ता इस प्रकार से रफू किया गया था कि मानो फटा ही न हो। यह देखकर बीरबल ने नौकर से उस दर्जी को बुलाकर लाने को कहा। नौकर कुछ ही देर में दर्जी को लेकर आ गया। बीरबल ने उससे कुछ पूछा और वापस भेज दिया। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचा और सैनिक से काजी व किसान
किसान दोनों को दरबार में लेकर आने का आदेश दिया। कुछ ही देर में सैनिक काजी व किसान को साथ ले आया। इसके बाद बीरबल ने सैनिकों से दर्जी को भी बुला लाने के लिए कहा। यह सुनते ही काजी के होश उड़ गए। दर्जी के आते ही बीरबल ने उससे पूछा, क्या काजी ने तुम्हें कुछ सिलने के लिए दिया था? तब दर्जी ने कहा, कुछ महीने पहले मैंने इनके सिक्कों वाली थैली को सिला था। इसके बाद जब बीरबल ने जोर देकर काजी से पूछा तो उसने डर के मारे सब कुछ सच सच बता दिया। काजी ने कहा, महाराज, मैं एक साथ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर लालची हो गया था, मुझे माफ कर दो। बादशाह अकबर ने आदेश दिया कि वह किसान को उसके सोने के सिक्के लौटाए और साथ ही काजी को 1 वर्ष कारावास की सजा भी सुनाई। इसके बाद सभी ने बीरबल की बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, कभी लालच नहीं करना चाहिए और न ही किसी के साथ धोखा करना चाहिए। गलत काम के बदले एक न एक दिन सजा जरूर भुगतनी पड़ती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। बीरबल की चतुराई से बादशाह अकबर और सभी दरबारी परिचित थे, फिर भी अकबर बीरबल की चतुराई का परीक्षा लेते रहते थे। ऐसे ही एक सुबह बादशाह अकबर ने बीरबल को बुलाया और बगीचे में घूमने के लिए चले गए थे। वहाँ पर बहुत सारे पक्षी आवाज कर रहे थे। अचानक बादशाह अकबर की नजर एक कौवे पर पड़ी और उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल से कहा, मैं यहाँ जानना चाहता हूँ कि हमारे राज्य में कुल कितने कौवे हैं। यह सवाल थोड़ा अटपटा जरूर था, लेकिन फिर भी बीरबल ने कहा, महाराज, मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। अकबर ने मन ही मन मुस्कुराते हुए बीरबल को समय दे दिया। कुछ दिनों के बाद बीरबल दरबार में आए तो शहंशाह अकबर से पूछा, बोलो बीरबल, कितने कौवे हैं हमारे राज्य में? बीरबल बोले, महाराज, हमारे राज्य में करीब 332 कौवे हैं। यह सुनते ही सभी दरबारी बीरबल को देखने लगे। फिर बादशाह अकबर बोले, अगर हमारे राज्य में कौवों की संख्या इससे ज्यादा हुई तो? बीरबल बोले, हो सकता है महाराज, कुछ कौवे हमारे राज्य में अपने रिश्तेदारों के यहाँ आए हों। इस पर बादशाह अकबर ने कहा, अगर कम हुए तो? तब बीरबल बोले, हो सकता है हमारे राज्य के कौवे दूसरे देश अपने रिश्तेदारों के यहाँ गए हुए हों। जैसे ही बीरबल ने यह बात कही, पूरे दरबार ठहाकों से गूंज उठा और एक बार फिर बीरबल अपनी बुद्धि के कारण प्रशंसा के पात्र बन गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपने दिमाग का इस्तेमाल किया जाए तो हर समस्या का हल और सवाल का जवाब ढूंढा जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बादशाह अकबर अक्सर कई समस्याओं पर बीरबल के साथ चर्चा किया करते थे और साथ ही उनकी बुद्धि की परीक्षा भी लिया करते थे। वहीं बीरबल भी हर समस्या का समाधान बड़े ही रोचक तरीके से करते थे। एक बार की बात है, महाराज अकबर और बीरबल दोनों शाही बगीचे में टहल रहे थे। दोनों के बीच किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि तभी अचानक बादशाह अकबर के दिमाग में बीरबल की परीक्षा लेने की सूझी। बादशाह अकबर ने पास में पड़ी हुई एक लकड़ी की ओर इशारा करते हुए बीरबल से पूछा, बीरबल, एक बात बताओ, ये जो सामने लकड़ी पड़ी हुई है, क्या तुम इसे बिना काटे छोटा कर सकते हो? बीरबल बादशाह अकबर के मन की बात समझ गए और वो लकड़ी बादशाह अकबर के हाथ में देते हुए बोले, जी महाराज, मैं इस लकड़ी को छोटा कर सकता हूँ। बादशाह अकबर बोले, वो कैसे भला? तब बीरबल ने वहीं पास में पड़ी हुई एक बड़ी लकड़ी उठाई और बादशाह अकबर को पकड़ाते हुए पूछा, महाराज, इनमें से छोटी लकड़ी कौन सी है? बादशाह अकबर बीरबल की चतुराई समझ गए और छोटी लकड़ी बीरबल के हाथ में देते हुए बोले, वाकई बीरबल, तुमने बिना काटे लकड़ी को छोटा कर दिया। इसके बाद दोनों जोर जोर से हंसने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, दिमाग से काम लेकर उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजा जा सकता है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक समय की बात है जब बादशाह अकबर का परचम पूरे विश्व में फैलने लगा था। उसी दौरान तुर्किस्तान के बादशाह को अकबर की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने की सूझी। तुर्किस्तान के बादशाह ने अपने दूत को संदेश पत्र देकर कुछ सिपाहियों के साथ दिल्ली रवाना किया। बादशाह ने पत्र में लिखा था, मुझे सुनने में आया है कि भारत में एक ऐसा पेड़ है जिसके पत्ते
पत्ते को खाकर इंसान की आयु बढ़ने में मदद मिल सकती है। अगर यह बात सच है तो मेरे लिए उस पेड़ के कुछ पत्ते जरूर भेजें। जब अकबर ने उस पत्र को पढ़ा तो वह सोच में पड़ गए। इस चिंता से उबरने के लिए अकबर ने बीरबल का सहारा लिया। बीरबल की सलाह पर बादशाह अकबर ने तुर्किस्तान से आए सिपाहियों और दूत को कैद करने का आदेश दिया। सिपाही और दूत के कैद खाने में कई दिन बीत जाने के बाद अकबर और बीरबल एक दिन उनसे मिलने गए। अकबर और बीरबल को आते देखकर वो सोचने लगे कि उन्हें रिहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बादशाह अकबर जब उनके पास पहुंचे तो उन्होंने दूत से कहा, जब तक इस किले की 1-2 ईंट गिर नहीं जाती तब तक आप लोगों को आज़ाद नहीं करेंगे। ऐसा होने तक आप सभी के लिए यहाँ खाने पीने का पूरा इंतजाम किया जाएगा। इतना कहकर बादशाह अकबर और बीरबल वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद दूत और सिपाही कैद से निकलने के लिए उपाय सोचने लगे। जब कोई रास्ता नजर नहीं आया तो भगवान से प्रार्थना करने लगे। जल्द ही उनकी प्रार्थना रंग लाई और कुछ दिनों बाद अचानक तेज भूकंप आया और भूकंप के कारण किले का एक भाग टूटकर गिर गया। इस घटना के बाद दूत ने अकबर के पास किले की दीवार गिरने की खबर भिजवाई। यह खबर सुनते ही बादशाह अकबर को अपना वादा याद आया और उन्होंने तुर्किस्तान के दूत व सिपाहियों को दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। उनके दरबार में पहुंचते ही बादशाह अकबर बोले, अब तो आप सबको अपने बादशाह के द्वारा भेजे गए पत्र का उत्तर मिल गया होगा। अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मैं समझा देता हूँ। तुम सिर्फ 100 लोग हो और तुम्हारी आह सुनकर किले का एक हिस्सा गिर गया तो सोचो, जिस देश में हजारों लोग पर अत्याचार होते हैं उस देश के बादशाह की आयु कैसे बढ़ेगी। लोगों की आह से उनका पतन तो निश्चित है। हमारे भारत देश में किसी गरीब पर अत्याचार नहीं होता, यही होता है आयुर्वर्धक वृक्ष। उसके कुछ दिन बाद बादशाह ने उन सभी को उनके देश भेज दिया और रास्ते में होने वाले खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए। दूत ने तुर्किस्तान पहुंचकर भारत में घटित सारी बात अपने राजा को विस्तार में बताई। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता देखकर तुर्किस्तान के बादशाह ने दरबार में उनकी बहुत प्रशंसा की। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सभी के साथ प्रेम करना चाहिए और कमजोर पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। साथ ही वही देश तरक्की करता है जहां प्रजा सुखी रहती है। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। पैर और चप्पल। बीरबल बहुत नेकदिल इंसान थे। वह सदैव दान करते रहते थे और इतना ही नहीं, बादशाह से मिलने वाले इनाम को भी ज्यादातर गरीबों और दीन दुखियों में बांट देते थे। परंतु इसके बावजूद भी उनके पास धन की कोई कमी न थी। दान देने के साथ साथ बीरबल इस बात से भी चौकन्ने रहते थे कि कपटी व्यक्ति उन्हें अपनी दीनता दिखाकर ठग न ले। ऐसे ही अकबर बादशाह ने दरबारियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई कि देखें कि सच्चे दीन दुखियों की पहचान बीरबल को हो पाती है या नहीं। बादशाह ने अपने एक सैनिक को वेश बदलकर दीनहीन अवस्था में बीरबल के पास भेजा कि अगर वह आर्थिक सहायता के रूप में बीरबल से कुछ ले आएगा तो अकबर की ओर से उसे इनाम मिलेगा। एक दिन जब बीरबल पूजा पाठ करके मंदिर से आ रहे थे तो वेश बदले हुए सैनिक ने बीरबल के सामने आकर कहा, हुजूर दीवान, मैं और मेरे 8 छोटे बच्चे हैं जो 8 दिनों से भूखे हैं। भगवान का कहना है कि भूखों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का कार्य है। मुझे आशा है कि आप मुझे दान देकर अवश्य ही पुण्य कमाएंगे। बीरबल ने उस आदमी को सिर से पांव तक देखा और एक क्षण में ही पहचान लिया वह ऐसा नहीं है जैसा वह दिखा रहा है। बीरबल मन ही मन मुस्कुराए और बिना कुछ बोले ही उस रास्ते पर चल पड़े जहां से होकर एक नदी पार करनी पड़ती थी। वह व्यक्ति भी बीरबल के पीछे पीछे चलता रहा। बीरबल ने नदी पार करने के लिए जूती उतारकर हाथ में ले ली। उस व्यक्ति ने भी अपने पैर की फटी पुरानी जूती हाथ में लेने का प्रयास किया। बीरबल नदी पार करते ही कंकरीले मार्ग के आते ही 2-4 कदम चलने के बाद ही जूती पहन लेते हैं। बीरबल यह बात भी गौर कर चुके थे कि नदी पार करते समय उसका पैर धुलने के कारण वह व्यक्ति और भी साफ सुथरा, चिकना, मुलायम और गोरी चमड़ी का दिखने लगा था। इसलिए वह मुलायम पैरों से कंकरीले मार्ग पर नहीं चल सकता था। दीवान जी, दीन दठीन की पुकार आपने सुनी नहीं? पीछे आ रहे व्यक्ति ने कहा। बीरबल बोले, जो मुझे पापी बनाए मैं उसकी पुकार कैसे सुन सकता हूँ? उस भिखारी ने कहा। क्या कहा?
आप मेरी सहायता करके पापी बन जाएंगे? हाँ, वह इसलिए कि शास्त्रों में लिखा है कि बच्चे का जन्म होने से पहले ही भगवान उसके भोजन का प्रबंध करते हुए उसके माँ के स्तनों में दूध दे देता है, उसके लिए भोजन की व्यवस्था भी कर देता है। यह भी कहा जाता है कि भगवान इंसान को भूखा उठाता है पर भूखा सुलाता नहीं है। इन सब बातों के बाद भी तुम अपने आप को 8 दिन से भूखा कह रहे हो। इन सब स्थितियों को देखते हुए यही समझना चाहिए कि भगवान तुमसे रुष्ट है और वह तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखा रखना चाहते हैं। लेकिन मैं उसका सेवक हूँ। अगर मैं तुम्हारा पेट भर दूं तो ईश्वर मुझ पर रुष्ट होगा ही। मैं ईश्वर के विरुद्ध नहीं जा सकता। न बाबा न, मैं तुम्हें भोजन नहीं करा सकता, क्योंकि यह सब कोई पापी ही कर सकता है। बीरबल का यह जवाब सुनकर वह चला गया और बीरबल से हुई पूरी बात उसने बादशाह और दरबारियों को बता दी। बादशाह अब यह समझ गए कि बीरबल ने उसकी चालाकी पकड़ ली। अगले दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारे धर्म कर्म की बड़ी चर्चा है, पर तुमने कल एक भूखे को निराश ही लौटा दिया, क्यों? बीरबल ने कहा, महाराज, मैंने किसी भूखे को नहीं बल्कि एक ढोंगी को लौटा दिया था, और मैं यह भी बात जान गया हूँ कि वह ढोंगी आपके कहने पर मुझे बेवकूफ बनाने आया था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने कैसे जाना कि यह वाकई भूखा न होकर ढोंगी है? बीरबल ने कहा, उसके पैरों और पैरों की चप्पल देखकर यह सच है कि उसने अच्छा वेश बनाया था, मगर उसके पैरों की चप्पल कीमती थे। बीरबल ने आगे कहा, माना कि चप्पल उसे भीख में मिल सकती थी, पर उसके कोमल मुलायम पैर तो भीख में नहीं मिले थे, इसलिए कंकर की गरन सहन न कर सके। इतना कहकर बीरबल ने बताया कि किस प्रकार उसने उस मनुष्य की परीक्षा लेकर जान लिया कि उसके नंगे पैर चलने की भी आदत नहीं है, वह दरिद्र नहीं है बल्कि किसी अच्छे कुल का खाता कमाता पुरुष है। बादशाह बोले, क्यों न हो, वह मेरा खास सैनिक है। फिर बादशाह प्रसन्न होकर बोले, सचमुच बीरबल, सचमुच बीरबल, हम तुमसे बहुत खुश हुए। तुम्हें धोखा देना आसान काम नहीं है। बादशाह के साथ साजिश में शामिल हुए सभी दरबारियों के चेहरे बुझ गए। दोस्तों, धन्यवाद। आप मेरे वीडियो को देखते हैं और उसे पसंद करते हैं। दोस्तों, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। एक मंत्री की उदास शक्ल देखकर बादशाह अकबर ने उसकी उदासी का कारण पूछा। तब मंत्री बोले कि आप सारे महत्वपूर्ण कार्य बीरबल को सौंपकर उसे महत्व देते हैं, जिस कारण हमें अपनी प्रतिभा साबित करने का मौका ही नहीं मिलता। इस बात को सुनकर अकबर ने उस मंत्री को 3 रुपये दिए और कहा, आप बाजार जाकर इन 3 रुपयों के 3 चीजों पर बराबर बराबर खर्च करें, यानी हर एक चीज पर 1 रुपया। लेकिन शर्त यह है कि पहली चीज यहाँ की होनी चाहिए, दूसरी चीज वहाँ की होनी चाहिए और तीसरी चीज न यहाँ की होनी चाहिए और न वहाँ की होनी चाहिए। दरबारी मंत्री अकबर से 3 रुपये लेकर बाजार निकल पड़ा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। वह एक दुकान से दूसरे दुकान चक्कर लगाने लगा, लेकिन उसे ऐसा कोई नहीं मिला जो इस शर्त के मुताबिक 1-1 रुपये वाली 3 चीजें दे सके। वह थक हार कर वापस अकबर के पास लौट आया। अब बादशाह अकबर ने यही कार्य बीरबल को दिया। बीरबल 1 घंटे में अकबर बादशाह की चुनौती पार लगाकर 3 वस्तुएं लेकर लौट आया। अब बीरबल ने उन वस्तुओं का वृतांत कुछ इस प्रकार सुनाया। पहला 1 रुपया मैंने मिठाई पर खर्च कर दिया, जो यहाँ इस दुनिया की चीज है। दूसरा रुपया मैंने एक गरीब फकीर को दान किया, जिससे मुझे पुण्य मिला, जो वहाँ यानी जन्नत की चीज है। और तीसरे रुपये से मैंने जुआ खेला और हार गया। इस तरह जुए में हारा रुपया वो तीसरी चीज थी, जो न यहाँ मेरे काम आई न वहाँ जन्नत में मुझे नसीब होगी। बीरबल की चतुराई पूर्ण बात सुनकर राजा के साथ दरबारी भी मुस्कुरा पड़े। सभी ने उनकी बुद्धि का लोहा मान लिया। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बादशाह का गुस्सा। बादशाह अकबर अपनी बेगम से किसी बात पर नाराज हो गए। नाराजगी इतनी बढ़ गई कि उन्हें बेगम को मायके जाने को कह दिया। बेगम ने सोचा कि शायद बादशाह ने गुस्से में कहा है, इसलिए वह मायके नहीं गई। जब बादशाह ने देखा कि बेगम अभी तक मायके नहीं गई हैं, तो उन्होंने गुस्से में कहा, तुम अभी तक यहीं हो, गई नहीं? सुबह होते ही अपने मायके चली जाना, वरना अच्छा न होगा। तुम चाहो तो अपनी मनपसंद चीज साथ ले जा सकती हो।
बेगम सिसककर अपने महल में चली गई। वहां जाकर उसने बीरबल को बुलाया। बीरबल बेगम के सामने पेश हो गया। बेगम ने बादशाह की नाराजगी के बारे में बताया और उनके हुक्म को भी बता दिया। बेगम साहिबा, अगर बादशाह ने हुक्म दिया है तो जाना तो पड़ेगा ही, और अपनी मनपसंद चीज ले जाने की बाबत में जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करें। बादशाह की नाराजगी भी दूर हो जाएगी। बेगम ने बीरबल के कहे अनुसार बादशाह को रात में नींद की दवा दे दी और उन्हें नींद में ही पालकी में डालकर अपने साथ मायके ले आई और एक सुसज्जित शयन कक्ष में सुला दिया। जब बादशाह की नींद खुली तो स्वयं को अनजाने स्थान पर पाकर हैरान हो गए और पुकारा, कोई है? उनकी बेगम साहिबा उपस्थित हो गईं। बेगम को वहां देखकर वे समझ गए कि वे अपनी ससुराल में हैं। उन्होंने गुस्से में पूछा, तुम मुझे यहाँ क्यों ले आई? इतनी बड़ी गुस्ताखी कर डाली। बेगम ने कहा, मेरे सरताज, आप ही ने तो कहा था अपनी मनपसंद चीज ले जाना, इसलिए आपको ले आई। यह सुनकर बादशाह का गुस्सा खत्म हो गया। मुस्कुराकर बोले, जरूर तुम्हें यह तरकीब बीरबल ने बताई होगी। बेगम ने हामी भरते हुए सिर हिला दिया। दोस्तों, आपने मेरी कहानी को पूरा सुना, इसके लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बीरबल की खिचड़ी। एक दफ़ा शहंशाह अकबर ने घोषणा की कि यदि कोई व्यक्ति सर्दी के मौसम में नर्मदा नदी के ठंडे पानी में घुटनों तक डूबा रहकर सारी रात गुजार देगा, उसे भारी भरकम तोहफे से पुरस्कृत किया जाएगा। एक गरीब धोबी ने अपनी गरीबी दूर करने के खातिर हिम्मत की और सारी रात नदी में घुटने भर पानी में ठिठुरते हुए बिता दी और महाराज से अपना इनाम लेने पहुंचा। बादशाह अकबर ने उससे पूछा, तुम कैसे सारी रात इतनी सर्दी में नदी में खड़े रहे? तुम्हारे पास क्या सबूत है? धोबी ने उत्तर दिया, महाराज, मैं सारी रात महल में जलते हुए दीपक को देखता रहा और नदी के पानी में खड़ा रहा। बादशाह ने क्रोधित होकर कहा, तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम महल के दिए की गर्मी लेकर सारी रात पानी में खड़े रहे और अब तुम इनाम मांगने आए हो। सिपाहियों, इसे जेल में बंद कर दो। बीरबल भी दरबार में था। उसे यह देख बुरा लगा। बादशाह बेकार में ही उस गरीब पर जुल्म कर रहे हैं। बीरबल दूसरे दिन दरबार में हाजिर नहीं हुआ, जबकि उस दिन दरबार की एक आवश्यक बैठक थी। बादशाह ने एक खादिम को बीरबल को बुलाने भेजा। खादिम ने लौटकर जवाब दिया, बीरबल खिचड़ी पका रहे हैं महाराज, और वह खिचड़ी पकते ही उसे खाकर आएंगे। जब बीरबल बहुत देर बाद भी नहीं आए तो बादशाह को बीरबल की चाल में कुछ संदेह नजर आया। वे खुद वहां पहुंचे जहां बीरबल खिचड़ी बना रहे थे। बादशाह ने देखा एक बहुत लंबे से डंडे पर एक घड़ा बांधकर उसे बहुत ऊंचा लटका दिया गया है और नीचे थोड़ी सी आग जल रही है। पास में बीरबल आराम से खटिए पर लेटे हुए हैं। बादशाह ने तमक कर कहा, यह क्या तमाशा है बीरबल, क्या ऐसे भी खिचड़ी पकती है? बीरबल ने कहा, माफ करें महाराज, जरूर पकेगी, वैसे ही पकेगी जैसे कि धोबी को महल के दिए की गर्मी मिली थी। बादशाह को बात समझ में आ गई। उन्होंने बीरबल को गले से लगाया और धोबी को रिहा करके उसे इनाम देने का हुक्म दिया। दोस्तों, आपने मेरी ये कहानी सुनी, उसके लिए थैंक यू। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि मेरे जल्दी से सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। थैंक यू। मोती बोने की कला। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में जोरों की कोलाहल सुनाई दी। सभी लोग बीरबल के खिलाफ नारे लगा रहे थे। बीरबल बदमाश है, पापी है, इसे दंड दो। बादशाह ने भारी जनमत को बीरबल के खिलाफ देख आज्ञा दी कि बीरबल को सूली पर चढ़ा दिया जाए। दिन तय हुआ। बीरबल ने अपनी अंतिम बात कहने की आज्ञा मांगी। आज्ञा मिलने पर उसने कहा, मैंने सारी चीज़ें तो आपको बता दी पर मोती बोने की कला नहीं सिखा पाया। अकबर बोला, सच? क्या तुम वह जानते हो? तो ठीक है, जब तक मैं यह सीख न लूँ तुम्हें जीने का अवसर दिया जाता है। बीरबल ने कुछ विशेष महलों की ओर इशारा करते हुए कहा, इन्हें ढा दिया जाए क्योंकि इसी जमीन में उत्तम मोती पैदा हो सकते हैं। महल गिरा दिए गए। ये महल बीरबल की झूठी शिकायत करने वाले दरबारियों के थे।
वहाँ बीरबल ने जौ बो दिए। कुछ दिन बाद बीरबल ने सभी से कहा, कल सुबह ये पौधे मोती पैदा करेंगे। अगले दिन सभी आए। ओस के बूंदें जौ के पौधे पर मोती की तरह चमक रही थी। बीरबल ने कहा, अब आप लोगों में से जो निरपराधी है, दूध का धुला हो, इन मोतियों को काट ले। लेकिन यदि किसी ने एक भी अपराध किया होगा तो ये मोती पानी होकर गिर जाएंगे। कोई आगे न बढ़ा, लेकिन अकबर समझ गए कि गलतियां तो सभी से होती हैं। बादशाह ने बीरबल को मुक्त कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को दंडित करने से पूर्व उसके दोषी या निर्दोष होने के बारे में भली भांति जांच कर लेनी चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो हर किसी से कभी न कभी कोई न कोई गलती तो हुई ही रहती है। हम किसी को बताएं या ना बताएं, लेकिन हमारी आत्मा जानती है कि हमने क्या गलतियां की हैं। दोस्तों, आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू।